तो इनके सामने जो बैंक अकाउंट्स लिखा हुआ है, एसबीआई, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के सामने, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लेजर्स के नीचे लिखा है अकाउंट्स और ग्रुप्स के नीचे लिखा है हेड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट्स। कहने का सिंपल सा मतलब क्या बनता है कि लेजर तो लेजर है, खाता तो खाता है, पर ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है एक ऐसा हेड जिसके अंदर एक जैसे प्रकार के खाते दिखाए जाते हैं। बैंक अकाउंट इज अ ग्रुप जिसके अंदर एक जैसे प्रकार के खाते दिखाई। तो एसबीआई, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक तीनों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि तीनों के तीनों बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आते हैं। कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर। कैश और पैटी कैश अगर आप खाता बनाओगे तो ये आएगा कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर। उसके बाद देखो, आपने वोडाफोन को सिक्योरिटी दी, किसी को भी आप सिक्योरिटी दोगे तो क्यों दोगे? क्योंकि आपको उनसे बेनिफिट लेना है। मान लीजिए आपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाना है, इंटरनेट डलवाना है वाईफाई का, तो आपको वाईफाई वाले को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आप बोतल मंगवाते हो पानी की, तो पानी वाले को भी आप सिक्योरिटी देते हो। सिक्योरिटी का मतलब यही होता है, ये मेक श्योर करना कि भाई मैं आपकी सर्विसेज को लेकर कहीं जाऊंगा नहीं, इसीलिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी जब वोडाफोन को पे कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी को पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ दोज सर्विसेज, तो वो जाएगा डिपॉजिट्स के अंदर और वो असेट होती है। सिक्योरिटी हम हर टाइम पे करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट टू एसबीआई, अगर हमने एसबीआई में पैसा भी जमा करा, अपना एफडी करी, तो वो भी डिपॉजिट्स के अंदर ही आएगा। उसके बाद फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की बिजली का बिल, ईंधन, झाड़ी, कैरिज इनवर्ड जिसको हम भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा, फ्रैट, रॉयल्टी, ये सब के सब हमारे जो खर्चे हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। जो खर्चे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ये आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कहलाते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑफिस के खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, बिजली का बिल, स्टेशनरी हो गई, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड कमीशन देना, प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट देना, डोनेशन में अपनी गुड्स देना, इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा कि अगर आपका लॉस होता है तो क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, अगर 10,000 का लॉस हुआ तो 8,000 रुपये का क्लेम मिल जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। इसलिए इंश्योरेंस जरूर करवाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर ब्याज जो हम देते हैं वो भी हमारे लिए खर्चा है। टेलीफोन का खर्चा, डेप्रिसिएशन जो है कि नेचुरल चीज़ है कि असेट में यूज होना ही होना है, और ऑडिट फीस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आता है इनकम। इनकम इनडायरेक्ट वाली वह इनकम जो कि आप इरेगुलर बेसिस में कमाते हो। जो रेगुलर बेसिस में इनकम कमाते हो उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं, और जो इरेगुलर बेसिस में कमाते हो उसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। आपने इंटरेस्ट कमाया बैंक से, आपने कमीशन कमाया, आपने डिस्काउंट कमाया, आपका जो दिवाला हुआ था गुड्स का, जो डेटर आपको पैसा नहीं दे पा रहा था, यानी कि बैड डेब्ट्स हो गया था, उसका उससे पैसा मिल गया, तो वो अब क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, वो भी आपकी एक इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल, मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट है जो कि अब यूज में नहीं है, आप उसे बेचते हो, तो उस पर होने वाला जो प्रॉफिट है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम वह इनकम है जो इरेगुलर बेसिस में होती है। जो मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ ग्रुप्स के बारे में, उसको शुरू से लेके एंड तक ध्यान से समझना। कॉपी पेन लेकर भी रखो, अगर आपको लिखने लायक लगे तो लिख भी सकते हो, और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जब रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगा तो उसी के आधार पर आप दोबारा सुन सकते हो और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हो। देन आता है परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंदर दो खाते आते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न्स। ठीक है, ये जो दो खाते हैं परचेज और परचेज रिटर्न, ये बनते हैं परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंदर, और सेल्स रिटर्न बनता है सेल्स अकाउंट्स के अंदर। मैंने पहले भी बता रखा है कि परचेज और परचेज रिटर्न इसलिए बनाना जरूरी है जिससे कि हमें ये क्लियर हो कि हमने खरीदा कितना और कितना वापस करा। और सेल्स रिटर्न बनाने की जरूरी है जिससे हमें क्लियर हो कि हमने बेचा कितना और वापस कितना आया। ठीक है, रिटर्न्स एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं जिसके प्रति हमारा जो इंप्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है, कि माल वापस आया नहीं। माल वापस आना इज एज गुड एज कि किसी ने हमारे ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगवाया है। तो जो आपने किसी को माल बेचा और उसने माल वापस कर दिया, तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज। दैट्स व्हाई सेल्स रिटर्न समझना जरूरी है। सेल्स रिटर्न अगर हमने अलग कंसिडर नहीं करा, अलग खाता इसका नहीं बनाया, तो हम इस नेगेटिविटी को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और सेल्स रिटर्न अलग दिखाने से हम ग्रो भी करते हैं अपनी सर्विसेज को लेकर, क्या हम गलती करते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न की एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी देखा जाता है सेल्स रिटर्न के केस में कि जो सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो पार्टीज हैं
उन्होंने कब कब माल वापस किया है, और नरेशन में वो रीजंस डाल सकते हैं। दे कैन बी अ हेल लॉट ऑफ रीजंस फॉर सेल्स रिटर्न। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार सेल्स रिटर्न हुई है, जिस क्यों हुई, माल वापस क्यों आया, इन्फीरियर क्वालिटी की वजह से, खराब क्वालिटी की वजह से। दूसरे कारण सेल्स रिटर्न क्यों हुई, क्योंकि जब माल पहुंचाने वो बंदा गया था तो टाइम ज़्यादा हो गया था। 4 बजे बोला था उसने कि मैं माल रिसीव करूंगा, 4 से ज़्यादा हो गया, तब वो अपना गोडाउन बंद कर देता है। ये भी एक रीज़न है सेल्स रिटर्न का। तीसरा रीज़न सेल रिटर्न का क्या है कि प्रोडक्ट तो ओके था, सब कुछ ओके था, बट जो प्रोडक्ट के पीछे जो उसका जो पैकेजिंग डेट थी वो कुछ पहले की थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट ज्यादा पहले की होती है तब भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है कई बार डीलर। ठीक है, इस वजह से भी सेल्स रिटर्न। अगला रीजन भी सुनो, आप ध्यान से देखते रहो क्या क्या रीजन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ पे दे रहा हूँ। एक रीजन ये भी कि हमने सेल्स करी, उसने माल वापस इसलिए करा, इसलिए नहीं कि माल खराब था, मैन्युफैक्चरिंग डेट में गड़बड़ है, माल ओके नहीं है। ठीक है, उसने माल वापस इसलिए करा क्योंकि माल बिक नहीं रहा, और उसने बोला अगर माल बिकेगा नहीं, ध्यान सुनना, उसने बोला, किसने, डीलर ने, हमारे डेटर ने हमारे, देखिए माल आपको वापस लेना है ले लो, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके माल से मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है। आपका डीलर आपसे ये कह रहा है, कौन डीलर, रिटेलर, वो कह रहा है कि मैं आपको ये माल वापस देने को तैयार हूँ, आप किसी और डीलर को दे दो, इस माल की यहाँ पर मार्केट नहीं है, लोग इसे नहीं खरीद रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग इट। सो ये होता है कई बार। तो इतने सारे कारण मैंने आपको बताया सेल्स रिटर्न के। आप लोग सोच रहे थे कि केवल एक इन्फीरियर क्वालिटी ही एक रीजन होता है, ऐसा नहीं होता। इन्फीरियर क्वालिटी से ही हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि सेल्स रिटर्न हुए, सेल्स रिटर्न के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं guys। तो वो जितने भी कारण हैं उनको रैप अप करके नरेशन पे जरूर हमें एंट्री पास करनी है, जिससे कि हमें क्लियर हो कि हम इस कारणों को कैसे खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारे बिजनेस की मेन पिलर्स होते हैं। बिना फिक्स्ड एसेट के बिजनेस नहीं चल सकता। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो उनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस, अगर उनकी जो एक कैपिटल इक्विपमेंट है जिससे मशीन के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होते हैं गुड्स, तो अगर वही मशीन नहीं चलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अभी मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी लैपटॉप से अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे लिए लैपटॉप एक प्रकार की फिक्स्ड एसेट है। अब क्यों है फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मेरे लिए मेन सोर्स है। मेरे पास अगर हेडफोन है, इंटरनेट है, ठीक है, नोट्स है, सब कुछ है, बट अगर मेरा फिक्स्ड एसेट ओके नहीं है लैपटॉप, तो जड़ से खत्म, मैं बैच ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट ध्यान रखना हमेशा बड़ी चीज होती है, जिसके थ्रू वर्क होता है, जिसके थ्रू बिजनेस चलता है। तो जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर का इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, व्हीकल, लूज टूल, ये सब फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं शेयर खरीदे तो शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आएगा क्योंकि आपने पैसा लगाया। और इन्वेस्टमेंट एक एसेट इसलिए भी होता है गाइस क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि आपने पैसा दिया है इस बेसिस में कि भविष्य में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लोन टू पार्टी और प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों के दोनों आपके जो लोन टू पार्टी, लोन से एडवांसेस के अंदर आएगा। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो लोन टू पार्टी कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया तो वो जाएगा लोन से एडवांसेस ग्रुप के अंदर। और एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, लोन से एडवांसेस ग्रुप के अंदर। ध्यान रखना, कोई भी आपने ऐसा खर्चा किया जो कि प्रीपेड लेवल पर करा, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पे करे समय से पहले ही एडवांस में, आपने एडवांस में ही अगले साल का इंश्योरेंस करवा लिया तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। आपने एडवांस में ही इस महीने का रेंट प्लस आगे आने वाले 3 महीनों का रेंट पे कर दिया, तो इस महीने का रेंट तो रेंट कहलाएगा और अगले 3 महीने का रेंट कहलाएगा प्रीपेड रेंट। तो भविष्य में होने वाले जो खर्चे हैं उनकी एडवांस में पेमेंट करना ही प्रीपेड एक्सपेंस होता है। उसके बाद आता है हमारा सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ये दोनों के दोनों जो लोन्स हैं, सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें हम सिक्योरिटी देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में हम सिक्योरिटी नहीं देते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा मतलब बताया सिक्योर्ड लोन का, मीनाक्षी ने, कि भविष्य में होने वाला जो कोई भी इवेंट है उसका लॉस ऑफ रिस्क, ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस, सॉरी रिस्क ऑफ लॉस, उसने बोला कि रिस्क ऑफ लॉस ऑफ एनी फ्यूचरिस्टिक इवेंट, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भविष्य में हमारी कोई भी चीज हमारे हाथ से जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए
आप लोन लेने के दो तरीके समझो। एक तो तरीका क्या है कि आपने मोर्टगेज लोन लिया, मोर्टगेज लोन में जहाँ पे आप अचल संपत्ति को दाव पे लगाते हो, अचल संपत्ति जैसे घर, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लेज। प्लेज भी एक प्रकार का लोन है जिसमें आप मोटर गाड़ी को दाव पे लगाते हो, यानी कि चल संपत्ति को। चल अचल संपत्ति को दाव पे लगाना ही सिक्योर्ड लोन का एग्जांपल है, कि वहां पर आप सिक्योरिटी दे रहे हो। अगर आपने किसी पर्सन से लोन लिया बिना किसी सिक्योरिटी के, तो वो अनसिक्योर्ड ग्रुप में जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप। बात करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस क्या होते हैं? भविष्य में होने वाले जो खर्चे हैं जो कि निश्चित हैं कि होंगे ही होंगे, उनको आज के दिन वर्तमान में अपनाना ही प्रोविजन होता है। प्रोविजन बहुतों को पता नहीं क्या होता है, बहुत से लोग बताते हैं एक्सपेंस है, असेट है। पर माय डियर, ये आपको तब समझ में आएगा ये क्या है जब आप इसके नेचर को समझोगे। आप लोगों को क्या लगता है क्या है प्रोविजन? सर अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम जो फ्यूचर लॉसेस होते हैं उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो प्रोविजन वही है कि आगे कल को आपके डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके लिए आप पहले से प्रोविजन बना के चलो, कुछ रख के चलो कि आप कल को डेप्रिसिएशन लगा सकें। जो बैड डेट है, किसी को पैसे दिए खत्म हो जाने हैं, तो वो पैसे हम P&L में डाल के चलते हैं कि ये हो सकता है कि पैसे खत्म हो जाएं, तो उस प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन का मतलब मैंने भी क्लियर करा कि भविष्य के होने वाले जो निश्चित खर्चे हैं, जिसमें होना ही होना है, निश्चित इवेंट, उनको पहले ही अपनाना। तो नमन ने कहा कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। नमन, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रूडेंस कंसेप्ट। हम्म, एक अकाउंटिंग का नियम है, उसका नाम है प्रूडेंस। मैं जरा लिखने का कोशिश करता हूँ इसको, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। प्रूडेंस। प्रूडेंस अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अनिश्चित हानियों को अपना लो और अनिश्चित लाभों को छोड़ दो। अनिश्चित हानियां, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, निश्चित हानियां जो हो सकती है उनको अपना लो, और जो निश्चित प्रॉफिट दिख रहा है कि हो सकता है उसके ऊपर ध्यान मत दो। यानी कि प्रोविजन का सीधा मतलब ये है कि भविष्य के होने वाले जो निश्चित इवेंट्स है जिसमें होना ही होना है, अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसे अभी अपना लोगे तो आप भविष्य में सिक्योर हो जाओगे। आपकी बैलेंस शीट उस स्टेज में दिखेगी जो वर्स्ट होगी। वर्स्ट हो मतलब होता है जहां पर बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, P&L के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, वो इस बेसिस में दिखेगा कि आपकी सिचुएशन वर्स्ट होगी। तो उसी की जस्ट उसकी वजह से जब प्रोविजंस आप क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा, प्रोविजन क्रिएट करके भविष्य में आप सिक्योर हो जाओगे कि आपने पहले ही अपने हानियों को अपना लिया। तो प्रोविजन आपके लिए एक प्रकार से क्या है, ध्यान रखना, प्रोविजन आपके लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज योर लाइबिलिटी डियर। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, क्योंकि भविष्य में होने वाले किसी इवेंट को आप आज के दिन अपने लिए एक प्रकार से बोझ बना रहे हो। खर्चा ये नहीं है। अगर ये खर्चा हो जाएगा तो सोचो, खर्चा तो वो होता है ना जो कि हम पे करते हैं बेनिफिट के लिए। सो प्रोविजन इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर यू गाइस, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। कुछ पूछना चाह रहे संदीप जी? नहीं सर। बताओ। नहीं जी। ठीक है, तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन आपके लिए करंट लाइबिलिटी होता है। जब इसको मैं टैली में लूंगा तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि कर्जा क्यों होता है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की तरफ। ये रिजर्व असल में होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस टैली का एक ऐसा ग्रुप है। रिजर्व का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, और उसको जमा करना। रिजर्व का एक मेन पर्पज होता है, जैसे गुल्लक हम बनाते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, माँ की आंखों के लिए, बहन की शादी के लिए, मेरे करियर के लिए, एक गुल्लक ऐसे बने रहते हैं, तो वो गुल्लक ही रिजर्व होता है। रिजर्व बनाने का मेन मकसद होता है कि पैसे जोड़ना एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे मान लेते हैं कंपनीज, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने क्या कर रखा है इस टाइम पे, रिजर्व बना रखा होगा, जिन्होंने अपनी कंपनी में रिजर्व बना रखे, तो अब वो क्या कर पा रहे हैं, अपनी कंपनी के ऑफिस का रेंट दे पा रहे हैं, अपनी कंपनी के ऑफिस के जो एम्प्लॉयज उनकी सैलरी दे पा रहे हैं। नहीं तो स्टाफ छोड़ के चले आएगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं करेगा, ठीक है।
पता है इस टाइम पे सेल्स तो भूल ही रही, और अगर स्टाफ छोड़ के चले गया कहीं और ज्वाइन कर लिया तो दोबारा से स्टाफ बनाने में टाइम लग जाएगा। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व का मतलब है गुल्लक। क्या मतलब? रिजर्व का सिंपल मतलब हुआ कि पैसे को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा करना और फिर उसको भविष्य में यूज करना। सरप्लस का मतलब होता है, सरप्लस का मतलब क्या है कि जब आपकी इनकम आपके खर्चे से ज्यादा होगी तो उसको सरप्लस कहा जाता है। सरप्लस इज अ पोजीशन वेयर योर इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर्स। अगर आपके खर्चे आपके इनकम से ज्यादा हैं तो इसका मतलब आप डेफिसिट में हो। DEFICIT, डेफिसिट। तो ध्यान रखना जब भी टैली के अंदर बात होगी जनरल रिजर्व की, कैपिटल रिजर्व की, तो आपको इसको इस ग्रुप में डालना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। फोन कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। संदीप जी म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। अब है बात करते हैं लास्ट दो ग्रुप्स की जो बहुत ही जरूरी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में वो लेजर्स आएंगे, वो पर्सन के नाम आएंगे जिनसे हम खरीदते हैं माल उधार, परचेज फ्रॉम पार्टी ऑन क्रेडिट। ध्यान रखना जब भी हम किसी पार्टी से माल उधार में खरीदते हैं तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो आपको उस पार्टी का लेजर बनाना है और उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डाल देना है। वही दूसरी तरफ सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में कौन से लेजर्स आएंगे? उस पार्टी के लेजर्स जिसको आप माल बेचते हो उधार में, ठीक है, वो पर्सन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है परचेज फ्रॉम पार्टी ऑन क्रेडिट मिस्टर एक्स मैसर्स ए के सिंघानिया, ये आपके पर्सन हैं जिससे आपने माल खरीदा उधार में। वही दूसरी तरफ सन्ड्री डेटर्स के अंदर वो खाते जिनको आप माल बेचते हो उधार में, मिस्टर वाई मैसर्स पी के ऑब्रॉय, तो ये आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे। ध्यान रखना ये कुछ भी नहीं है जो हमने पढ़ा, बहुत ही सिंपल है, इसको दिमाग में बड़ा मत बनाना अपने लिए कि यार लेजर कौन से ग्रुप में आता है, याद भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये जो लेजर्स हैं ये तीनों के तीनों, जैसे मैंने इसकी बात करी, इनका जो ग्रुप है वो है तो असेट ही, बट वो असेट के अंदर, करंट असेट के अंदर बैंक अकाउंट है, बस ये ध्यान रखना। कैपिटल क्या, लाइबिलिटी तो है ही, अरे कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, लाइबिलिटी के अंदर। कैश और पेटी कैश असेट तो है, पर असेट के अंदर करंट असेट्स वाले ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है कैश इन हैंड, उसमें ये आएगा। डिपॉजिट्स, ये दोनों के दोनों डिपॉजिट्स ग्रुप में आएंगे, बट ये उससे पहले क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो कि डिपॉजिट्स ग्रुप के अंदर ग्रुप क्रिएट हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे समझना है, इनको ध्यान से मेरी पूरी रिकॉर्डिंग को शुरू से लेकर एंड तक समझ लेना, सुन लेना, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जरा क्वेश्चंस भी पूछूंगा। वैसे बोला तो था मैंने कि आज पूछूंगा, बट मेरे को लगा कि आप लोगों ने शायद करके नहीं लाए होंगे होमवर्क, तो दैट्स व्हाई। तो अब जरा टैली पे चलते हैं वापस। टैली पे हमारी कंपनी थी आकाश कुलेल प्राइवेट लिमिटेड, 22 अप्रैल 2020, और इसका यूजर आईडी था NIJT और पासवर्ड था NIJT1। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, संदीप एंड नमन, आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है? यस हाँ जी, कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। लेसन 1 के अंदर जो 5 चीजें थी वो कौन कौन सी थी जो हमने सीखी थी, बताइए गाइस। सर, कंपनी क्रिएट करना, बैकअप करना, डिलीट करना, रिस्टोर करना। ये 4 हुई है। सर जी, कंपनी बनाना, क्रिएट करना, बैकअप करना, डिलीट करना, रिस्टोर करना। ये भी 4 ही है, 4 बता रहे हो आप। ऑल्टर भूल गए? ऑल्टर को क्यों? हाँ, ऑल्टर वगैरह। हाँ, ऑल्टर वो क्रिएट में ही आ गई सर, एक तरीके से। अच्छा, ऑल्टर कैसे क्रिएट में आ गई? ऑल्टर का मतलब एडिटिंग होता है। ऑल्टर करना अगर हमें नहीं आया तो हम डिलीट करेंगे, फिर हम क्रिएट करेंगे, ये पागलपंती हम करेंगे। ऑल्टर भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके, करते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में लेजर्स एंड ग्रुप्स की बात करते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ फटाफट से बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, जिससे कि मैं देख लूँ कितने लोग जगे, कितने लोग सोए हैं। तो डायरेक्टरी क्या होता है नमन, ये बताओ, व्हाट इज डायरेक्टरी? सर डायरेक्टरी एक तरीके से हमारी लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी वो सेव्ड है, कंपनी का डेटा सेव्ड होता है। ठीक है, संदीप जी आप बताइए कि बैकअप लेते वक्त हम लोकेशन कहाँ डालते हैं, सोर्स में, डेस्टिनेशन? सर जी, बैकअप लेते
समय हम डेस्टिनेशन पे डालते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नमन से। नमन, ये बताओ कि फाइनेंशियल ईयर टैली में कहाँ पूछता है? यस सर। सर कंपनी क्रिएट करते हुए फाइनेंशियल ईयर पूछता है। ठीक है संदीप जी, आप बताइए मुझे, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, दो डेट हम टैली में कंपनी बनाते हुए डालते हैं, दोनों डेट्स में डिफरेंस क्या होता है भैया? सर जी, जो उसकी फाइनेंशियल डेट होती है वो तो होता है उस दिन से हमने अपनी कंपनी शुरू की है, और दूसरी डेट में ये डिफरेंस होता है कि हम आज से अपने अकाउंट बना रहे हैं इस डेट से। मान लो हमने 1 अप्रैल में कंपनी शुरू कर दी, लेकिन अकाउंट बना रहे हैं 1 मई से, तो हम उसमें 1 मई डालते हैं। अगर हम 1 अप्रैल से ही अकाउंट बना रहे हैं तो दोनों में 1/4 डालेंगे, 1 अप्रैल डालेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। नमन तुम बोलो, तुम भी बोलो बेटा। सर फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जबकि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जिस दिन से हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, जिस दिन से हमने बुक में एंट्री करनी शुरू हुई है ट्रांजैक्शंस की, वो उसमें आती है। ठीक है। अब संदीप जी आप बताइए कि अकाउंटिंग में हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट का उपयोग क्यों करते हैं? हम प्लस और माइनस भी तो कर सकते हैं। क्या बोला सर जी आपने? अकाउंटिंग के अंदर हम जब जनरल जनरल एंट्री एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल क्यों करते हम्म हैं? बोलो बोलो। सर जी, जनरल जनरल एंट्री में क्रेडिट का यूज तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। क्रेडिट जनरल एंट्री में कैसे करेंगे? समझा नहीं मैं आपकी बात, क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन यानी कि परचेज सेल, पैसा रिसीव करना, लेन देन जो भी है, उन लेन देनों की हम रिकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट से क्यों करते हैं? सर जी, और कोई मेथड ही नहीं हो डेबिट और क्रेडिट तक, जब तो हमें सही पोजीशन का पता चलेगा बिजनेस की एंड में। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? तो बेसिकली डेबिट क्रेडिट एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे जो डिनोट करे हुए प्लस माइनस के लिए लेके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिंग नेम क्या होता है? जब टैली में कंपनी बनाते हैं तो मेलिंग नेम आता है। व्हाट इज मेलिंग नेम? सर मेलिंग नेम हमारा वो होता है जो हम बेसिकली हमारा नेम रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे हमने जिस एक एक करा था आकाश गुलियाल के नाम का, एक मेलिंग नेम था हमारा। मेलिंग नेम वो नेम होता है, बिल्कुल सही, जिस नाम से हमारे एक तो रिपोर्ट्स प्रिंट होती है, दूसरा जिस नाम से हमें डीलर जानते हैं, वो हमारा मेलिंग नेम होता है। चलिए चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। देखो ध्यान से बना, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की इस विंडो के अंदर एक सेक्शन होता है मास्टर्स। मास्टर्स वह जगह है जहां पर आप लेजर ग्रुप्स वगैरह बनाते हो। माइक ऑफ कर लीजिए अपने अपने। मास्टर्स वह जगह होती है जहां पर आप लेजर्स ग्रुप्स वगैरह बनाते हो, और ट्रांजेक्शन्स वह जगह होती है जहां पर आप जनरल एंट्रीज करते हो, और रिपोर्ट्स वह जगह होती है जहां पर आप इस रिपोर्ट्स को देखने के लिए इस काम को कर रहे हो। ठीक है। तो अब मैं जरा आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ, उस पीपीटी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। पीपीटी ढूंढनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। Accounting concept, basic of summary, communication, countdown, level, stock, PBT, स्मार्ट यहाँ नहीं है। तो कहाँ होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए जी। यहाँ है, देखते हैं। टैली अटेंडेंस प्रेजेंटेशन बाय आकाश गुलियाल लिखा है। कम्युनिटी बैकअप लिस्ट ऑफ बीआरएस कंपनी, हाँ ये रहा, कंपनी एलजीबी। एलजीबी, इन 3 शब्दों के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, केवल इन 3 शब्दों को समझिए।
सामने लिखा हुआ है हाउ टू डू अकाउंटिंग इन टैली RP9। टैली RP9 के अंदर अकाउंटिंग कैसे करें। पहला अक्षर होता है L, दूसरा अक्षर होता है G, तीसरा अक्षर होता है V। L का मतलब होता है लेजर्स, G का मतलब होता है ग्रुप्स, V का मतलब होता है वाउचर्स। लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स, ये तीन शब्द होते हैं अकाउंटिंग के अंदर टैली RP9 में। लेजर्स का मतलब होता है क्या, वो समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। लेजर्स का मतलब होता है अकाउंट यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वह खाता जिसका हम उपयोग करते हैं। बिना लेजर बनाए हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलता हूं कि हमने इंटरेस्ट ड्यू हुआ लोन के ऊपर, आप बता रहे हो एंट्री इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। अब आपने इंटरेस्ट और लोन अकाउंट बोला और इंटरेस्ट के पेबल के बाद भी अकाउंट बोला, दैट मीन्स आप लेजर बोल रहे हो। बिना लेजर बोले आप एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने बोला आपसे कि एंट्री बताओ कि अगर हम मैक्स हाइपर से मैं चेक मिला है उसकी एंट्री क्या होगी, तो आप बोल रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैक्स हाइपर अकाउंट। आप यहाँ पर भी अकाउंट वर्ड यूज कर रहे हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग के अंदर, उसको अकाउंट में उतारना है, रिकॉर्ड करना है, तो बिना लेजर का नाम बोले आप ऐसा नहीं कर सकते। लेजर यानी कि खाता, तो बिना खाता बनाए हम एंट्री कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, इसलिए लेजर जड़ है अकाउंटिंग की। ग्रुप क्या होता है, वह नाम जिस नाम से आप उस लेजर को डिफाइन करते हो। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी प्रोडक्ट को बाहर से आप लिख दो बेस्ट प्रोडक्ट, मैंने ऐसी ऐसी शॉप देखी है वहां पे लिखा रहता है बेस्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे शॉप के नाम होते हैं। क्या सच में बेस्ट होता है वो बेस्ट डिपेंड करता है कि उसकी गुड्स या सर्विसेज कैसी है। उसी प्रकार से टैली के अंदर जो आप लेजर बनाओगे, चाहे आप उसका कोई भी नाम दो, उसकी पहचान उसके ग्रुप से होगी। अगर आपने फर्नीचर नाम लिखा भी है तब भी जरूरी नहीं है कि वो फर्नीचर असेट है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप उसका फिक्स असेट नहीं लिया तो वो फर्नीचर नाम रखा का रखा रह जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, उसके बाहर से लेबलिंग कर दो कुछ और, तो उससे प्रोडक्ट अलग नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही टैली के अंदर जब आप खाता बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाते का नाम आप कुछ भी दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्नीचर को आपने एक लेवल पे, चलो मान लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक करी और आपने फर्नीचर में FUR की जगह FAR लिख दिया, कोई बात नहीं। बट अगर आपने उसका ग्रुप सही कर रखा है फिक्स्ड एसेट, तो वो लेजर बिल्कुल ठीक है। और वही दूसरी तरफ एक पर्सन ने फर्नीचर का नाम बिल्कुल सही लिखा है, फर्नीचर, उल्टा उसके आगे फिक्सचर्स भी लिखा है बढ़िया तरीके से कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है, पर उसका ग्रुप उसने गलत कर दिया तो वो लेजर गलत हो गया। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर फोकस करवा के आपको समझा रहा हूँ कि बहुत जरूरी होता है हमारे लिए डियर कि हम लेजर को सही ग्रुप में डालें, क्योंकि जैसा ग्रुप में लेजर जाएगा वैसे ही परिभाषित होगा। बेसिकली लेजर का अकाउंटिंग पे सही फर्क पड़ना चाहिए बस मेरे ख्याल से। देखो, अगर हमने खाते को सही ग्रुप में नहीं डाला तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बच्चे को सही स्कूल में नहीं डाला और उसकी स्कूल के अकॉर्डिंग ही नेचर उसका बन जाएगा और वो घर पे भी आके ही बनेगा। लेजर को सही ग्रुप में डालने का मेन पर्पज ये है कि मेरी रिपोर्टिंग क्लियर हो और मुझे रिपोर्ट समझ में आए। इसीलिए बहुत मैं इस पर स्ट्रेस देता हूँ इन चीजों पे जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि आज जो आप टैली करोगे ये आपको तभी याद रहेगा जब आप इन चीजों को ध्यान से समझोगे। लेजर्स एंड ग्रुप्स हमने समझ लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, वह जगह जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों करते हो भाई? इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें बिजनेस में P&L और बैलेंस शीट जानना है। अगर मैं डायरेक्ट जड़ पे बात करूं, कोई बोलेगा भैया एंट्री क्यों पास करते हैं, डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं, तो मैं जड़ पे बात करूंगा। मैं बोलूंगा भाई इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे P&L और बैलेंस शीट जानना है। P&L क्यों जानना है? क्योंकि मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसमें लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, मुझे क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज कि जो मैं धंधा कर रहा हूँ उसके तहत मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि जो मेरी आर्थिक स्थिति होगी, फाइनेंशियल पोजीशन होगी, उसी के आधार पर बैंक मुझे लोन देगा आगे और बिजनेस बड़ा करने के लिए। दुनिया मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से जानेगी, तो मेरे लिए जरूरी है सब चीजें। तो तीन तंत्र हैं यहाँ पर, मैंने आपको तीन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स। इन तीनों चीजों को गहराई से समझ लोगे तो आप शहंशाह बन जाओगे टैली के। बात करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट की। जैसे कि आप देख सकते हैं रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, कमीशन लिखा हुआ है आपके सामने। रेंट, सैलरी,
स्टेशनरी, कमीशन, ये सबके सब लेजर्स हैं। लेजर्स यानी कि खाते। अब ये किस ग्रुप के अंडर आएंगे? ये आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर क्यों आए, ये भी समझने वाला पॉइंट है। रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, कमीशन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर क्यों आए, आप बताइए संदीप जी। सर जी, ये एक्सपेंसेस हमारे माल की परचेज से संबंधित नहीं है, ये ऑफिस से संबंधित है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तुम बताओ नमन। सर पहली बात तो ये एक्सपेंसेस है, इसलिए एक्सपेंसेस ग्रुप में है। और दूसरी बात, जब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप रेंट डिफाइन नहीं कर सकते कि आप एक यूनिट बनाने के लिए कितना रेंट दे रहे हैं। आप रेंट 100 यूनिट के लिए भी देंगे, 1000 यूनिट के लिए भी देंगे, तो ये इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के उसमें जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे सीए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ये सबके सब खर्चे इसलिए गए क्योंकि ऑफिस के खर्चे हैं, और अब मैंने इस पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये फैक्ट्री का खर्चा है या नहीं। देखो इसमें से एक भी ऐसा खर्चा नहीं जो लगे कि आपको फैक्ट्री का है, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे थोड़ा सा दिख जाता है कि वेजेस है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसीलिए सबके सब खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आए। बात करते हैं फिर वाउचर्स की। वाउचर्स वह जगह होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाउचर का नाम है, एक वाउचर का नाम है जी यहाँ पर कॉन्ट्रा, एक का नाम है पेमेंट, एक का नाम रिसिप्ट, एक का नाम जर्नल। ये 4 वाउचर होते हैं, 4, 5, 6, 7। ये इनका शॉर्टकट की है F4, F5, F6, F7। इनसे हम टैली के अंदर एंट्री पास करते हैं। पहली जो एंट्री होती है वो हमेशा रिसिप्ट वाउचर में होती है, आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पहली एंट्री में ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, दैट्स वाई रिसिप्ट वाउचर चूज होगा। ठीक है। काउंटर एंट्री तब इस्तेमाल की जाती है जब उस पैसे को आप बैंक में जमा करते हो या फिर बैंक से पैसा निकालते हो। पेमेंट वाले वाउचर में एंट्री तब होती है जब आप खर्चे करते हो और उसको पे करते हो, खर्चों की एंट्री करते हो और उसको आप पे करते हो। जनरल वाले वाउचर में एंट्री तब होती है जब आप उधार वाली एंट्री पास करते हो, उधार की एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। ये 4 प्रकार की एंट्री के लिए 4 अलग अलग वाउचर्स हैं जिसको आपको चूज करना है। अब बात आती है वाउचर में बनाऊं क्यों, वाउचर में मैं क्यों एंट्री पास करूं, मुझे डेबिट और क्रेडिट तो करना है। डियर, अगर आपने एक दिन में मान लेते हैं 40 एंट्री पास करी, 40 जनरल एंट्री, और आपको मैंने बोला है कि पेमेंट वाले वाउचर की एंट्री दिखाओ, केवल पेमेंट की ही एंट्री दिखाओ, तो पेमेंट की एंट्री बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि पेमेंट के बुक में हमने पेमेंट की एंट्री चलाई। सोचो किसी क्लास पे 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और हमने अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बना रखी है। तो उससे होगा क्या, जब मैथ्स का काम आपको चेक करना पड़ेगा तो मैथ्स की कॉपी खोलोगे ना, इंग्लिश की तो खोलोगे नहीं, साइंस की खोलोगे नहीं, हिंदी की खोलोगे नहीं। अगर सब काम आपने एक ही कॉपी में कर दिया तो मिक्स हो जाएगा, तब आपको इंग्लिश का काम चेक करने के लिए मैथ साइंस वाले कॉपी का काम भी देखना पड़ सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब है क्लासिफाई करना होता है, और वाउचर की वजह से ट्रांजेक्शन हमारी क्लासिफाइड रहती है। इस वजह से ही वाउचर्स में हम एंट्री पास करते हैं। पेमेंट वाउचर मतलब पेमेंट की ही एंट्रीज होंगी, तो हमें रिपोर्ट भी पेमेंट की ही दिखेगी जब हम लास्ट में पेमेंट की एंट्रीज देखना चाहते हैं। ये तीनों चीजें दोनों को समझ में आ गई, लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लेसन नंबर 2 में कह रहा है हमसे कि लेजर्स एंड ग्रुप्स, कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग अकाउंट ग्रुप्स, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन ग्रुप्स क्रिएट। देखो हमें स्टेप भी दे रहा है, तो बनाते हैं। गेटवे ऑफ टैली डियर ये रहा हमारा, इसमें अकाउंट्स इंफॉर्मेशन ये है। यहाँ पर आपको लेजर्स ग्रुप्स में बोल रहा है कि ग्रुप्स में जाओ पहले और फिर क्रिएट करो। ध्यान रखना पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पे बोला गया है कि पहले ग्रुप क्रिएट करो। ग्रुप का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर, और इसको आप ऐसे सेव कर सकते हैं। तो ये ग्रुप हमारा बन गया। आ रहा है संदीप जी समझ में? नमन तुम्हें? हाँ जी सर। ठीक है। अब बात करते हैं लेजर्स की। यहाँ क्या लिख रहा है, कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद एप्रोप्रिएट ग्रुप एंड पुट द ओपनिंग बैलेंस। कह रहा है कि लेजर्स को इनके ग्रुप में डालो और इनको ओपनिंग बैलेंस डालो। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारी जो ये जितनी भी लेजर्स है इनका ओपनिंग बैलेंस क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, जो हम धंधा कर रहे हैं वो बहुत सालों से कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम हो सकता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्विच कर रहे हो, इस वजह से हम ओपनिंग बैलेंसेस डाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी अब तक मैनुअल अकाउंटिंग करती थी, अब वो टैली के अंदर अकाउंटिंग करना चाहती है, तो क्या करेगी वो कंपनी, जितने भी खाते हैं उनको क्रिएट करेगी और वो खाते वो टैली के अंदर ओपनिंग बैलेंस के तहत डालेगी। ओपनिंग बैलेंस का सीधा साधा मतलब हुआ पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो ये शो कर रहा है कि आप बिजनेस के अंदर इस बैलेंसेस को ऑलरेडी इतना ला चुके हो। तो ये जो अमाउंट्स है ये आपके बिजनेस के कर्जे हैं और असेट है एक तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो नेम ऑफ लेजर इनको क्रिएट करना है, मिडल में जो ग्रुप्स है उसके अंडर डालना है, और राइट में जो अमाउंट है वो लिखनी है। तो करते हैं, एस्केप करके बाहर जाएंगे, यहाँ पर लेजर्स का ऑप्शन आएगा और क्रिएट करो लेजर। लेजर क्रिएट करते आपको ध्यान रखना है कि आपको कैप्स लॉक ऑफ रखना है, अपने आप कैपिटल लेटर आ जाता है, डोंट वरी। ये नहीं कि आप शिफ्ट के साथ ई दबा रहे हो, अपने आप ही अगर आप ई लिखोगे वो कैपिटल आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हमने, एंटर दबाइए। एंटर दबाने के बाद आप नीचे आते हो, बैक स्पेस से ऊपर जाते हो, एंटर बैक स्पेस, एंटर बैक स्पेस, एंटर बैक स्पेस, फिर एंटर। अब देखो गलती से मैंने वहां पर स्लैश लिख दिया एलियास में, यहाँ मैंने एलियास में स्लैश लिख दिया गलती से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैक स्पेस करके इसके ऊपर हम स्पेस बार दबा सकते हैं, स्पेस बार दबाने से डिलीट हो जाता है। अब ये पूछ रहा है किस ग्रुप के अंडर आएगा, यही है मेन चीज। आप कितना अच्छा ये लिख लो इससे फर्क नहीं पड़ता लेजर का नाम, अगर हमने ग्रुप गलत डाला तो लेजर अच्छे से परिभाषित नहीं होगा। तो लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा ये। एंटर एंटर करके सबसे नीचे आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस है 2,65,80,000, तो डाल देते हैं 2,65,80,000। ध्यान से एक एक चीज देखना, इधर देखो, जब भी मैं लेजर बनाऊंगा अगर वो लेजर लाइबिलिटी होगा तो यहाँ पर क्रेडिट आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, या फिर इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब भी मैं खाता बनाऊंगा इनकम का या फिर लाइबिलिटी का, तो हमेशा यहाँ पर अपने आप सीआर आ जाएगा, नोटिस करना। और जब भी मैं खाता बनाऊंगा असेट का या फिर एक्सपेंसेस का, तो अपने आप ये जो दिख रहा है आपको ये डीआर हो जाएगा, डीआर मतलब डेबिट। तो ये आपको खुद ही देखना है कि ये कैसे अपने आप चेंज होता रहेगा। अब हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो हमने देखो पहला खाता बना दिया, क्योंकि इस पहले खाते को हमने बिल्कुल सही ग्रुप में डाला है, इसलिए जब आप एस्केप करके बैलेंस शीट में जाओगे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कैपिटल अकाउंट के अंदर 2,65,80,000 रुपए आ गए। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्यों आए हैं, क्योंकि आपने जो खाता बनाया था इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर डाला। आगे दोनों को सामने संदीप बोलना में। ये सर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा खाता है और इस ग्रुप के अंदर हमने इसको डाला, इस वजह से अमाउंट ऐसा। तो आपको एक एक करके जितनी भी लेजर है ऐसे बनाने हैं, जैसे जनरल रिजर्व है इसको बनाना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाओ, लेजर्स पे जाओ, क्रिएट करो। यहाँ पे हमने लिखा जनरल रिजर्व। अब यहाँ पर हम ग्रुप लेंगे, ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर गिवन भी है, आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम भी दिख जाएगा, रिजर्व्स इन सरप्लस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो आपको RES लिखना है, एंटर करना है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ध्यान से देखो, एंटर एंटर पता नहीं कितने एंटर करने पड़ते हैं, तब जाके मैं ओपनिंग बैलेंस डालता हूँ। ये है 25,60,000। अगला है जी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बनाना है। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है 59,85,00। उसके बाद है लोन फ्रॉम HDFC, हमने HDFC बैंक से लोन लिया है 50 लाख का, तो वो भी हमें लिखना है यहाँ पे, लोन फ्रॉम HDFC। लोन फ्रॉम HDFC का ग्रुप होता है सिक्योर्ड लोन, क्योंकि ये वो लोन होता है जिसके लिए आपने सिक्योरिटी दे रखी होगी बैंक को। अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए 50 लाख। फिर आता है रणबीर लिमिटेड और गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, देखो इंसानों के नाम है। तो जब भी किसी कंपनी या पर्सन के नाम आएंगे तो समझ जाना ये नाम आपको डेटर या क्रेडिटर ग्रुप में ही डालने। रणबीर लिमिटेड लिखा हमने, क्रेडिटर्स में डालेंगे। और अमाउंट आ रहा है 254100। तो अगर मैं अभी
कोई मेरे को बताना चाहेगा मैं क्या कर रहा हूँ अभी? इस टाइम पे मैं लेजर बना रहा हूँ, लेजर को मैं ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा हूँ जिससे कि मेरा बैलेंस शीट बन जाए। बैलेंस शीट क्यों बन जाए? क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा ध्यान रखना, अगर बिजनेस सालों साल से चल रहा है तो बैलेंस शीट को आपको हर साल लेके चलना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है? क्योंकि एक्सपेंस और इनकम जो पिछले साल के होते हैं पिछले साल ही रह जाते हैं, उनको इस साल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर असेट्स और लायबिलिटी जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है उनको हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा दायित्व और हमारी पूंजी है। इसी प्रकार से अगला लेजर है डियर गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी आप बनाइए गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा, लेनदार ध्यान रखना। और हम इसको एंटर करके सेव करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस में 225000। ये जो विंडो है बिल वाइज ब्रेकअप, ये भी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये लेसन नंबर 3 की विंडो है। लेसन नंबर 3 जब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम पढ़ेंगे, अभी इस पे कुछ नहीं छेड़ना है आपको, इसको एडिट छोड़ दो। अब आते हैं प्रोविजंस। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक लेजर है, तुमने लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये प्रोविजंस ग्रुप में जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस पूछ रहा है, बैलेंस में आ जाएगा 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन ग्रुप में जा रहा है, तो प्रोविजन ग्रुप आपका देखो अंडर करंट लायबिलिटीज दिखा रहा है, यानी कि प्रोविजन एक सेकेंडरी ग्रुप है जो कि करंट लायबिलिटीज प्राइमरी ग्रुप के अंडर आता है, साफ पता चल रहा है। इसको आप सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद चलिए बैलेंस शीट देखने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। एस्केप करके बैलेंस शीट में जाओ, पी दबाओ, एंटर करेंगे तो आपको बैलेंस शीट के देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है ग्रुप में, लोन्स का बैलेंस दिख रहा है ग्रुप में, करंट लायबिलिटीज का बैलेंस दिख रहा है ग्रुप में। यानी कि टैली में लेजर ग्रुप के अंदर इसीलिए डालते हैं जिससे कि ग्रुप में बैलेंस दिखे। और अगर आप इसे डिटेल व्यू में देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है ऑल्ट F1, जो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको दिखेगी ऑल्ट F1 डिटेल्ड वाली, दिख गई? नमन एंड संदीप जी दिख रही है? हाँ जी। अभी नमन आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या हो गया? दिख रहा है सर। अब हम यहाँ पर ऑल्ट F1 करेंगे। जैसे ऑल्ट F1 करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो खाते हैं, ये हमारा एक खाता कैपिटल का है, एक खाता हमारा रिजर्व का है। सिक्योर्ड लोन, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये देखो बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, टेलीफोन बिल और AMC, ये जो तीनों के तीनों खाते हैं ये आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्रुप में डालने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वह ग्रुप है जो हमने सबसे पहले क्रिएट करा था, देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप ये हमने पहले क्रिएट करा था। तो अब हमें इन तीनों खातों को इस ग्रुप के अंदर डालना है। तो ऐसा करने के लिए अब आपको ध्यान रखना है, आपको अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में नहीं जाना, सॉरी अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाकर लेजर्स में नहीं जाना। आपको लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन पे आओगे। देखो लेजर जो इसमें अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करते हो क्रिएट में, सिंगल लेजर वाले सेक्शन में और क्रिएट, तो आप एक एक करके लेजर बना सकते हो। इस स्क्रीन से आप एक एक करके लेजर बनाते हो। और अगर आप मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन यूज करते हो यानी कि ये वाली, और अगर आपने इस पे एंटर किया तो आप एक बारी में एक ही ग्रुप डिफाइन करके मल्टीपल कितने भी लेजर्स बना सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा OUT आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्रुप है जिसके अंदर मेरे लेजर्स आएंगे और उन लेजर्स के नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, कितना आ रहा है 16,500। अगला है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 35,000। अगला है आउटस्टैंडिंग AMC। आउटस्टैंडिंग AMC जिसका फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, AMC, इसका अमाउंट आ जाएगा 17,540। तीनों के तीनों हमने एक ही बारी में लेजर बनाए और एक ही ग्रुप के अंदर भी डाल दिया और हमारा टाइम भी बच गया, इसलिए हम मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन का यूज करते हैं। देखो मल्टीपल लेजर क्रिएशन स्क्रीन। इसको सेव करने के बाद अब बाकी के लेजर्स बनाने का वक्त आ गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कह रहा है, तो ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राइमरी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लेजर कभी बनाया नहीं जाता। कैश का खाता और P&L का खाता हमेशा ध्यान रखना टैली में आपको बना बनाया मिलेगा, इसीलिए आपको ऑल्टर पे जाना है डायरेक्ट और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चूज करके सबसे नीचे आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाता बना बनाया होता है। आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, देखो डिलीट का बटन ही गायब होगा।
यहाँ से आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी की मेन रिपोर्ट है। तो ये खाता है, इसका बैलेंस है 675420, तो डाल दीजिए यहाँ पे 675420। और देखो ये सी आर आ रहा है, सी आर का मतलब होता है प्रॉफिट, और अगर मैं इसको डी आर कर दूंगा तो डी आर का मतलब हो जाएगा लॉस। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको इसे सी आर रखना है, सी आर का मतलब प्रॉफिट। तो इसे सेव कर दिया। तो अब तक मैंने जितने भी खाते बनाए उनके हमने इफेक्ट भी देख लिए। आपको यहाँ पर देखो डिफरेंस भी दिख रहा होगा। अभी तक मैं जो खाते बना रहा हूँ उसको बस मैं लाइबिलिटी वाले खाते बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर देखो डिफरेंस दिख रहा है इतने का, 3,59,77,034 रुपीज का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जितनी भी बैलेंसेस बनाए सारे क्रेडिट वाले बनाए, डेबिट वाला अभी तक एक भी नहीं बनाया, इसीलिए। अब बात करते हैं सभी एसेट्स की। तो इन एसेट्स को आप एक ही बारी में बना सकते हो। मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन पर जाओ, यहाँ पर FI लिखो और एंटर कर दो, और यहाँ पर खातों का नाम लिखो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। इसका बैलेंस आ जाएगा 50,85,410। अगले खाते का नाम है प्लांट एंड मशीनरी, इसका बैलेंस आ जाएगा 68,5,011। अगला खाता है जी कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ये भी जाएगा फिक्स्ड एसेट के ग्रुप के अंदर, 10,45,230 210 सॉरी। अब ये सबके सब खाते हमने बना दिए, 3 तो बन गए। अब है कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, एक रह गया ना। अब जो एक खाता है वो हमारे यहाँ पे रह गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो कौन सा खाता रह गया इसमें से? फर्नीचर वाला रह गया, इसको नीचे बना लेते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर किस ग्रुप में जाएगा? एसेट के अंदर, और 8700। तो 4 खाते हमारे बन गए, चारों के चारों हमने एसेट ग्रुप में भी डाल दिए फिक्स्ड एसेट के अंदर। बस अब यहाँ पर हमें बाकी के लेजर्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपका इन्वेस्टमेंट्स पे जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को आप इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है वो आपका एक तरीके से किस पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किस पे जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हमने इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर डाला, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 22,54,500। 22,54,500। तो देखो डेबिट हमने कर दिया, डेबिट करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद आता है अबीर प्राइवेट लिमिटेड और सूरज लिमिटेड, ये दोनों खाते में बनाने। प्राइवेट लिमिटेड डेटर्स पे चले आएगा, एंटर करके नीचे लिया उसको, पूरा बैलेंस डाल दो इसमें 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में आपको डेबिट रखना है, छेड़ना नहीं है बस। और फाइनली एक और लेजर है सूरज लिमिटेड, ये भी बना देंगे। सूरज लिमिटेड का जो बैलेंस है आपको डालना है कितना? 3,50,000 रुपए। अगला खाता है जी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का खाता जो है आपको ऐसे बनाना है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है वह खर्चा जो आप एडवांस में पे कर रहे हो। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर ग्रुप इन्होंने दे रखा है, ग्रुप जैसा दे रखा है वो डाल दीजिए, करंट एसेट्स, जैसे कि करंट एसेट्स डाल देंगे हम। एंटर करके नीचे लिया हो पूरा, और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए 45,120। अगला खाता है लोन टू एम्प्लॉय। इस बार आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, तो लोन टू एम्प्लॉय ये दिया होगा पिछले साल आपने, ये जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, और भी एसेट्स। यानी कि इस वाले खाते के तहत, इस वाले ग्रुप के तहत हम एम्प्लॉय को एक तरीके से लोन दे रहे हैं, तो इस वाले ग्रुप में आपको उसे डालना है। नीचे लिया उसे एंटर करके यहाँ पर आपको अमाउंट डाल दीजिए 15,84,000, 1,58,400।
और अगला खाता है कैश का। कैश का खाता बनाना नहीं है, ध्यान रखना आपको यहाँ पर कैश लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो टैली बनाने भी नहीं देगा, टैली आपको ये दिखा देगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट की विंडो, यानी कि ये खाता पहले से बना बनाया होता है। फिर आपको क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है, ऑल्टर पे जाकर कैश चूज कर लीजिए। कैश चूज करने के बाद एंटर करिए और सबसे नीचे आ जाइए एंटर करके। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है इस कैश के बैलेंस का, वो है 1,85,200। और फाइनली एक खाता है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जाएगा बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंदर। ये आपका बैंक का खाता है, इसको आपको क्रिएट करना है। कैप्स लॉक ऑन नहीं रखनी है। बैंक अकाउंट ग्रुप में डालिए, अकाउंट नंबर डिटेल पता है तो डालिए, नहीं पता तो आगे बढ़िए। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 17,513,683। लीजिए भाई, आपकी बैलेंस शीट बन गई। सारे लेजर्स के हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। सिंगल लेजर क्रिएशन स्क्रीन का हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब हमें एक एक करके लेजर बनाने हो। ऑल्टर पे हम तब जाते हैं जब हमें चेंजेस करने हो, नाम में, डिटेल, ग्रुप में, अमाउंट में कुछ भी बदलाव करने हो तो ऑल्टर पे जाना। टैली के अंदर कैश और P&L का लेजर बना बनाया मिलेगा आपको। ऐसे कैश लिखोगे देखो कैश का लेजर आ जाएगा, और अगर हम ऐसे पी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। तो ये लेजर आपको नहीं बनानी है, पहले से बने बनाए रहते हैं कैश और P&L का। एस्केप करके बाहर आ जाओ, अब बैलेंस शीट में जाओ और एंटर करो। और एंटर करके आप देखोगे ऑल्ट F1 करते ही आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है। इस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सब है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्रिएट कर दी। इसमें हमने लायबिलिटीज और असेट्स अपनी डिफाइन कर दी, और जो असेट जिस ग्रुप में आ रही है उसको उस ग्रुप में डालने की वजह से क्या हुआ कि हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में गया, और इससे हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई। भविष्य में मैं ऐसे टेस्ट लूंगा जहां पर मैं बैलेंस शीट को गलत करके दिखाऊंगा, आपको पूरा गलत बैलेंस शीट दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कैसे इसको सही करना है। ठीक है, तो आपको अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बैलेंस शीट का। ठीक है, और मुझे आपको जो लेसन नंबर 2 है ना बैलेंस शीट वाला, उसको आपको भेजना है। और जब वो आप वो कर लोगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। इस क्लास का वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, लेसन नंबर 2 भी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, और उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट आपका हो जाएगा। ध्यान रखना पूरा का पूरा एक एक चीज का कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है, रिकॉर्डिंग को पूरा शुरू से लेकर एंड तक सुनना। ठीक है संदीप जी एंड नमन, कुछ पूछना है एंड में आगे? ठीक है सर जी। क्लियर हो रहा है अच्छे से? कुछ पूछना तो पूछो। यस सर। संदीप जी हाँ जी। कुछ पूछना है? नहीं सर। नमन तुम्हें? नहीं सर, ऑल क्लियर। ठीक है, लास्ट में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ डियर, आपको एक चीज और करनी है। आपको यहाँ पर ऑल्ट F3 दबाना है। ऑल्ट F3 दबाकर कंपनी का इंफॉर्मेशन आता है ये। अच्छा, ऑल्ट F3 करके कंपनी इंफॉर्मेशन आया है तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बैकअप का। बैकअप पे आप एंटर करो। जैसे बैकअप पे आप एंटर करोगे तो आपको डेस्टिनेशन में डालना है ये D// और यहाँ पर अपना आप नाम लिख सकते हो कंपनी का जो भी नाम है, जैसे आपने लिखा माई कंपनी, और स्पेस बार दबा के आपको डेट डाल देनी है आज की 25 अप्रैल 2020। हमेशा बैकअप को ध्यान रखना, डेट के साथ सेव करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आज 25 अप्रैल 2020 है और मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अब हम अगले दिन मिलेंगे यानी कि मंडे को डायरेक्ट। तो आज का दिन तो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छी आदत हमेशा ये होती है कि आप ऐसे एक लोकेशन बनाओ बैकअप की, जैसे मैंने अभी भी बनाई, और अपने कंपनी के डेटा को उसके अंदर सेव कर दो, क्योंकि 25 अप्रैल को क्लोजिंग आप कर रहे हो एक तरीके से अपने दिन की। तो एंटर करो और अपनी उस कंपनी को सेलेक्ट कर लो जिस पर आपने काम किया, और वो कंपनी है ये वाली 22 अप्रैल। एंटर करो और एंड ऑफ लिस्ट कर दो। ये एंड में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले क्वेश्चन में कहीं कह नहीं रहा, बट आपको ये करना जरूरी है क्योंकि बैकअप लेना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। ठीक है, एंड में मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू रह रहा है क्लास के अंदर, मुझे पता है आज थोड़ा सा सही रहा, क्लास के अंदर इंटरनेट का कोई इश्यू नहीं रहा। तो बैकअप मैं आपको वाई व्हाट्सएप करूंगा, इसको फटाफट से रिकॉर्ड करूंगा इस सेशन को, और मैं आपको व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। लेसन नंबर 2 मैं सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो सुननी है शुरू से लेकर अंत तक, हो सके तो नोट्स बना लेना कॉपी में। ठीक है, कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो, और मैं आपको कुछ नोट्स भी सेंड करूंगा PDF वाले, उनको आप पढ़ लेना, सेव कर लेना, और उसके भी आप कॉपी में उसको नोट्स में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो बेटर तरीके से समझने के लिए।
प्लस आपका होमवर्क ये है कि आपको लेसन नंबर 2 कंप्लीट करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देना बैलेंस शीट का, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को। सर एक हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन था, कंपनी क्रिएट करते हुए एरर दिखा रहा है ये लोकेशन के लिए, डायरेक्टरी के लिए, इनवैलिड डायरेक्टरी। आपकी कंपनी में जो अब बना रहा था मैं, तुमने डायरेक्टरी में छेड़छाड़ करी है? नहीं सर, इसमें डेस्कटॉप पे जा रही है डायरेक्टरी। तो आप उसे वो रखो जो डायरेक्टरी है एक्चुअल में, सी रेशियो जो आती है ना वो डायरेक्टरी रखो। आपको डायरेक्टरी ये रखनी है, सी रेशियो स्लैश, इसी को डालो पूरा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है सर, डायरेक्टरी होनी चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं मंडे को फिर। अब मेरे को एक और बैच लेना है। ओके ठीक। तो अब आप रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आज हमें सीखना है कैसे हम टैली के अंदर 31 के 31 दिन एंट्री पास करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टैली में संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको बेटा पहले गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में एक नई टैब खोलना और यहाँ पर लिखना टैली 9 यूट्यूब, टैली 9 सेटअप डाउनलोड लिखकर यूट्यूब लिखना। बीच बीच में आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैं करवा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर कॉपी में भी लिख लो, अच्छा है, दोनों जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, पर नोटिंग जरूर कर लेना। एंटर करेंगे हम यहाँ पर। इस लिंक पे जैसे आपको क्लिक करोगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा टैली 9 का। तो ध्यान रखना आपको इस लाल कलर के वीडियो में क्लिक करना है, जो लाल वाला आपको दिख रहा है ना टैली 9, इस पे आपको क्लिक करना है। पहले चैट बॉक्स में टाइप करो यस, अगर सबको आवाज और वीडियो क्लियर हो रहा है तो मुझे लग रहा है बाकी को शायद क्लियर नहीं हो रहा है। साउंड और वीडियो अगर क्लियर है तो यस बोलो, टाइप करो, ठीक है। ये कौन है इसमें? कॉलर 01। कॉलर 01 आईडी किसकी है? कॉलर 01 जो भी अपना नाम एडिट करके सही से लिखें। एक नाम इसमें दीपक कश्यप, दीपक रावत, रोहित नायक, रुचि सदफ, सौरभ रावत है। कॉलर 01 कौन है? नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, जो टैली 9 का आपको लिंक दिख रहा है रेड वाला, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग टू दिस लिंक तो एक वीडियो ओपन होगा, तो वीडियो को ओपन मत होने देना, उसको बस पॉज कर दो। ऐसे पूरा वीडियो आपको प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब भी वो बताते हैं कुछ भी चीज़ तो वो डाउनलोड का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल के देते हैं। तो आपको क्या करना है, मेगा ड्राइव एक प्रकार का डाउनलोडिंग का लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको एम करके सिंबल दिख रहा है सामने, और ये पूरा का पूरा लोड होगा, इसको पूरा लोड हो जाएगा। इस एक ट्रिक से आप टैली 9 डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी लाइसेंस वाला, और आपको 31 के 31 दिन की एंट्री में मिलती है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है टैली RP9 का लाइसेंस लेने की, क्योंकि आपको नॉर्मल जो अकाउंटिंग करनी है वो मैं आपको टैली 9 पे करवा दूंगा। तो टैली 9 के अंदर आप जो एक्चुअल बिजनेस की एंट्रीज होती है वो हम कर सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ क्लिक करना होगा डाउनलोड के बटन पे। एज यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो रहा है। 6.8 MB का सेटअप है। ये मेरी नेट की भी स्पीड आ रही है धुआंधार, और दैट्स इट, डन। कंप्लीटेड होने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख सकता है, यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको टैली 9 1.rar आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें rar लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान रखना आपको इस वाले फाइल को डबल क्लिक करके नहीं खोलना है। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि एक एक बात के पीछे मीनिंग है। यहाँ पे डबल क्लिक मत करना, आपको पहले WinRAR का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। WinRAR का सॉफ्टवेयर कैसे आएगा? कंप्यूटर में एक नई टैब खोलो और इस वाली टैब के अंदर सर्च करो WinRAR सेटअप डाउनलोड। WinRAR सेटअप डाउनलोड आप गूगल पे अगर लिखोगे तो WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप इस वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस वाले लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा डाउनलोड WinRAR। जब तक आपके कंप्यूटर में WinRAR नहीं है तब तक आप कोई भी RAR फाइल या फिर कोई भी जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अटैची को खोलना। तो RAR फोल्डर और जिप फोल्डर तभी एक्सट्रैक्ट होगा जब आपके पास WinRAR होगा। तो इस तरीके से आप WinRAR डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, एरो पे। ध्यान रखना जब सॉफ्टवेयर होता है तब सॉफ्टवेयर में आप इधर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट क्योंकि ये RAR फाइल है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस एरो पे क्लिक करें, फिर शो इन फोल्डर में क्लिक करें। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया तो टाइप करो यस इन चैट बॉक्स, और नहीं समझ में आ गया तो बोलो।
ठीक है जी। अब क्या करना है, टेली 9 के आगे देखो ब्रैकेट में 1 आ रहा है, कोई बताएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 1 क्यों आ रहा है? ये भी एक बेसिक चीज है कंप्यूटर के अंदर, तुम्हें पता होनी चाहिए। अपना आंसर बोल सकते हो या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। नहीं पता तो नो टाइप करो। दीपक रावत कह रहे हैं एक ही फाइल है, बाकी लोग भी जवाब दें। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो। देखो एक्चुअली में क्या होता है गाइस कि जब भी टेली 9 का सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी कंप्यूटर की फाइल आप डुप्लीकेट डाउनलोड करते हो ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको सेम नाम नहीं देता। क्योंकि अगर सेम नाम दे देगा वही जो पहले था, जब मैंने टेली 9 को 21 अप्रैल को देखो डाउनलोड किया था, तो 21 अप्रैल के टाइम पे उसका नाम टेली 9.rar था। अब क्योंकि मैं वैसा ही काम दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो उसी काम को वो मेरे को करने देगा, और यहाँ पर बता रहा है कि इस फाइल फोल्डर का नाम टेली 9 1 हो गया। 1 का मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट फोल्डर है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने पहले डाउनलोड कर रखा है। तो जब भी आपके कंप्यूटर में ब्रैकेट में 1 2 3 4 होगा ना, तो समझ जाना आप उसे डुप्लीकेट डाउनलोड कर चुके हो। जैसे देखो सेटअप में 7 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं टेली का सेटअप 7 बार डाउनलोड कर चुका हूँ इंटरनेट से। 7 फाइल डुप्लीकेट्स हैं। एक्चुअली में जो ब्रैकेट में आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये आपको बताता है कि कितनी नंबर ऑफ डुप्लीकेट फाइल्स आपने अपने डेस्कटॉप में या फिर डाउनलोड्स फोल्डर में बना रखी है। तो ये डुप्लीकेसी की वजह से है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स का। एक्सट्रैक्ट फाइल्स के बटन पे क्लिक करो। एक्सट्रैक्ट फाइल्स का मतलब होता है एक तरीके से अटेजी को खोलना, और आपको कहीं पे कुछ नहीं छेड़ना, बस ओके कर देना है। ओके करते ही आपको इस तरीके से पूरा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब आपको इसी नाम से एक येलो कलर का फोल्डर मिलेगा, उसको ढूंढना है। अभी तो ये रेड कलर का रार फोल्डर है, अब आपको येलो कलर का फोल्डर मिलेगा पीले रंग का, उसको आपको ढूंढना है। ढूंढते वक्त अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, इस डेट मॉडिफाइड के बटन में क्लिक कर देना। ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक एक चीज बताऊंगा जो आपकी घंटों का काम मिनटों में सॉल्व कर देगी। डेट मॉडिफाइड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको वो फोल्डर पहले मिल जाएगा जो आपने सबसे पहले एक्सेस किया होगा अपने कंप्यूटर में। डेट फोल्डर, अगर आप डेट मॉडिफाइड वाले बटन पे क्लिक करते हो, तो सारी की सारी फाइल सॉर्ट रहेंगी डेट वाइज। और जरा सबसे ऊपर जाकर लेट्स सी कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है एक तो 21 अप्रैल, और ये दिखा रहा है देखो 25 अप्रैल, ये आ गया। आज मैंने रार फोल्डर डाउनलोड किया, फिर मैंने आज ये किया, ठीक है। तो इस हिसाब से वो फोल्डर आना चाहिए यहाँ पर। मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप टाइप के बटन में क्लिक करो। टाइप के बटन में क्लिक करने से क्या होगा, सारी की सारी जो फाइल्स हैं एक जैसे प्रकार की, वो एक साथ हो जाएंगी। जैसे मैंने जब मूवी डाउनलोड करी थी, तो मूवी डाउनलोड करते हुए देखो यू टोरेंट की फाइल एक साथ हो गई है, विनरार वाले फाइल सारी एक साथ हो गई है। ये एक साथ क्यों हो गई है, क्योंकि अब इस बार हमने सॉर्टिंग करी है टाइप वाइज। तो अब आपको येलो कलर के जितने भी फोल्डर मिलेंगे, आपको वो ढूंढना है बस। तो वहाँ पर आपका टेली 9 का फोल्डर आपको मिल जाएगा। या तो आप टी भी टाइप कर सकते हो। मैंने बस एक टी टाइप करा, देखते हैं टी टाइप करने से क्या आता है। टाइम ले रहा है आज। टी, दैट्स इट। तो देखो टी टाइप करने से यहाँ पर टेली 9, और नीचे जो टेली 9 1 है, ये वाला हमारा फोल्डर है। अब इस पे भी 1 क्यों आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि देखो पहले जब मैंने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया होगा टेली 9 वाले रार फोल्डर को, तब वो एक्सट्रैक्ट होकर टेली 9 उसने अपने अंदर से निकाला। अब टेली 9 वाले 1 वाले को मैंने एक्सट्रैक्ट करा, इसलिए इसका नाम भी यही होगा। ध्यान रखना, जब भी जिप फोल्डर या फिर रार फोल्डर को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसी नाम से एक्सट्रैक्ट होता है जिस नाम से आप रार फोल्डर को डाउनलोड करते हो। तो टेली 9 1 वाले फोल्डर के अंदर ही आपका टेली 9 का सेटअप आपको मिल जाएगा, और वो सेटअप है ये रहा। ठीक है, ध्यान समझना, आपको सामने एक लाइसेंस सर्वर की फाइल मिल रही है, इसमें मत छेड़ना बिल्कुल भी, इसको एज इट इज रहने देना। और ये रहा आपका टेली 9 का सॉफ्टवेयर, इसको आप राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तब आपको 31 के 31 दिन की एंट्री मिल जाएंगी। तो ये तरीका है हैक करने का टेली 9 के सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आप नॉर्मली टेली 9 को वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, तो क्या होगा, उसमें आपको 31 के 31 दिन की एंट्रीज नहीं मिलेगी। पर मेरे पास जो टेली 9 है, इसमें आप 31 के 31 दिन बिंदास एंट्री पास कर सकते हो। तो देखो ये टेली 9 खुला,
भले ये टैली RP9 नहीं है, बट डोंट वरी, अगर ये टैली RP9 नहीं है तो, क्योंकि टैली 9 के सॉफ्टवेयर में वही सब चीजें जो टैली RP9 में होता है, आपको सीखनी तो अकाउंटिंग ही है ना। अब सेलेक्ट कंपनी में जाइए। सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपकी कंपनी मिलेगी, जैसे कि अमित एंटरप्राइजेस मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यूजर नेम में मैंने डाल दिया अपना नाम, पासवर्ड 1 2 3, ये नहीं है, शायद NIJT होगा, तो शायद अमित होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि अब मैं यहाँ पर F2 कर रहा हूँ, F2 करके 21 अप्रैल आ रहा है, मैं एक बार एंटर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर 21 अप्रैल एक्सेप्ट कर रहा है, फिर मैंने F2 करा तो 22 अप्रैल एक्सेप्ट कर रहा है, फिर मैं F2 कर रहा हूँ तो 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। नॉर्मली क्या होता है, ये डेट एक्सेप्ट नहीं होती है टैली RP9 में, बट ये टैली 9 का सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी डेट एक्सेप्ट होंगी। ठीक है जी, तो आपको एज इट इज यही लेके चलना है। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को कंपनी क्रिएट करनी है, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर सॉल्व करना है। जो प्रेजेंटेशन का प्रोजेक्ट मैंने आपको भेजा है, पूरा प्रोजेक्ट आपको इसके अंदर सॉल्व करना है। और इसके लिए आपके पास टाइम है कल का और परसों का, क्योंकि अगली क्लास मंगलवार को होगी। तो मंगलवार 8 बजे से पहले पहले मेरे पास मेल स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए। एक काम तो ये है कि 30 की 30 जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट मुझे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, उसमें डेबिट क्रेडिट पास करके विद नरेशंस। और एक काम आज मैं जो सिखा रहा हूँ वो है, तो देखो सबसे पहले इसको हमें पढ़ना है। तो सौरभ रावत आप इसे रीड करें क्लास को, रावत से पढ़िए बेटा। अमित एंटरप्राइजेस, एड्रेस मेन रोड होशियारपुर नियर शिवालिक हॉस्पिटल, सेक्टर 51, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। फाइनेंशियल ईयर 2019-20, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। ये नंबर ही पढ़ना है? नहीं, बहुत बढ़िया, बस बहुत है, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है, तो मैंने लिखा अमित एंटरप्राइजेस सिंपली, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डेट पे इसको कर रहा हूँ, तो मैं वो डेट यहाँ पे डाल देता हूँ 25 अप्रैल 2020। आप ऐसे कोड डाल सकते हो, या फिर अगर ये बैच मैं इस वाले बैच के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे NSA लिख सकता हूँ, NSA 829। एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है। एड्रेस देखो हमें गिवन है यहाँ पर, तो एड्रेस को हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, कंट्रोल से कॉपी करा। अब साहिबा आप बताइए कि इसमें पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताए साहिबा। साहिबा का आंसर नहीं आ रहा है। सदफ आप बताओ। कंट्रोल V। कंट्रोल V से नहीं होता बेटा। सदफ आप बताओ फटाफट। रुचि आप बताओ। कंट्रोल V। कंट्रोल V नहीं होता। दीपक रावत आप बताइए। सर कंट्रोल F2। नहीं, कंट्रोल V। कंट्रोल V नहीं होता, कंट्रोल ऑल्ट V होता है गाइस। कंट्रोल ऑल्ट V से टैली में पेस्ट होता है। टैली में जो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल ऑल्ट V होती है, और कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट C होती है। अब यहाँ पर हमें एक और एड्रेस जो उसका नियर शिवालिक हॉस्पिटल है वो भी डालना है, जरा फटाफट से इसको डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है रोहित नायक से। रोहित नायक आप मुझे बताइए कि मेलिंग नेम क्या होता है। फटाफट बताओ, डोंट वेस्ट टाइम। मेलिंग नेम क्या होता है रोहित? वो वाला नेम होता है जिससे बिल प्रिंट होते हैं। और इसके अलावा जिससे मेल जाती है वो भी मेलिंग नेम होता है। मतलब अगर हम किसी को बिल मेल कर रहे हैं तो उससे ही मेल जाएगी, उसी नाम से। ऐसा कुछ नहीं है, मेल जाना कुछ और होता है वो। दीपक कश्यप आप बताओ बेटा, मेलिंग नेम क्या होता है? दीपक कश्यप जवाब दो बेटा, मेलिंग नेम क्या होता है? सौरभ रावत चलो तुम बताओ, ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा मैं आंसर के लिए, फटाफट बताना होता है। पता नहीं भैया, भूल गया। ओके, और दीपक रावत आप ट्राई करो। सर कंपनी के नेम की पहचान होती है इससे। मेलिंग नेम के दो अर्थ होते हैं, जैसे मेलिंग सप्लायर और हाँ। जैसे सप्लायर और कस्टमर, उसमें डिफरेंस पता लग जाए। अरे जब जवाब सही दे रहा है तो इतना धीरे क्यों बोल रहा है, तेज बोलना।
जैसे सप्लायर और कस्टमर होता है तो उसमें मतलब डिफरेंस पता लग जाए कि किसके नाम से मतलब उसको जाना जा सके। मेलिंग नेम वे नाम होता है जिस नाम से डीलर हमें जानता है, बिल्कुल सही, कस्टमर और हमारा सप्लायर, जैसे उन्होंने कहा। दूसरा, जिस नाम से, जैसे रोहित ने कहा, रिपोर्ट्स प्रिंट होती है, ठीक है, उसी को मेलिंग नेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, साहिबा आप बताइए कि डायरेक्टरी क्या होती है टेली में, डायरेक्टरी। बोलो बोलो। सर जो टैली में पूरा डिटेल बनाई जाती है 1 by 1। डायरेक्टरी, सबसे ऊपर डायरेक्टरी दिख रहा है आपको, डी रेशियो करके, ये एक लोकेशन है एक प्रकार की, तो क्या होता है ये? सर मेरे में नेट आज कम चल रहा है ना, तो स्क्रीन भी नहीं आ रही है आपके लैपटॉप की, बस मैं सुन रही हूँ। ये दिख नहीं है तुम्हें डायरेक्टरी लिखा हुआ है, ये सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, मेरे फोन में नेट बहुत कम चल रहा है। अरे चलो, दीपक कश्यप तुम बताओ डायरेक्टरी क्या होती है, बता। डेस्टिनेशन होती है भैया, जहाँ हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कंपनी कहाँ पर है, बहुत बढ़िया, किस फोल्डर में है। कमाल कर देता। तो 201301 आ जाएगा। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी में यहाँ पे अपनी डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालिए बिंदास। अब देखो यहाँ पे करेंसी सिंबल में रुपीस, देखो पुराना वाला आ रहा है। ये एक्चुअली में जो रुपीस का सिंबल है, ये हमारा इंडियन करेंसी सिंबल नहीं है, ये एक्चुअली में पाकिस्तान वाला करेंसी सिंबल है, RS डॉलर। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें Ctrl 4 भी नहीं चलेगा, आपको इसमें एज इट इज रहने देना है। अब आपको अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंटरी दो ऑप्शन मिल गए हैं। तो अभी आप, क्योंकि आप अकाउंटिंग ही कर रहे हो, इसलिए आप अकाउंट्स ओनली ही लो। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में क्या आएगा? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में बताइए। यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 ही आएगा, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रुचि से, रुचि आप ये बताइए कि इन दोनों डेट्स में डिफरेंस क्या होता है? बताइए रुचि फटाफट से, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। सर जब भी हम बुक ऑफ एंड करना स्टार्ट करते हैं तो वो होती है हमारी 1 अप्रैल सर, क्लोजिंग 31 मार्च। दोबारा बोलो सही से। तो बोलो सही से, जरा कुछ समझ नहीं आया। सदर तुम बताओ, चलो। सदर की तरफ से जवाब नहीं आया, आप बताइए। साहिबा तुम बताओ। सौरभ तुम बताओ। सर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा ही 18, 19, 19, 20 इन चीज़ों से, इनसे स्टार्ट होता है। लेकिन जो बुक स्टार्ट होती है, बुक बिगिनिंग ईयर तब होती है जब हम मतलब बुक बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई कंपनी अगर अगस्त से शुरू कर रही है अपना बिजनेस, तो वो अगस्त से स्टार्ट करेगी अपना बुक बनाना, बुक्स। दीपक रावत, आप एक बात मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि दोनों डेट्स ऐसे ऐसे होती हैं, तो ये बताओ, जब इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है तो हमेशा दोनों एक ही क्यों होती है? बताओ। आवाज आ रही दीपक? हेलो दीपक रावत। रोहित, चलो तुम बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, तुमने सुन लिया। भैया पहली जो डेट है वो डेट वो होती है जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो डेट है वो डेट वो होती है जब हमारी पहली ट्रांजैक्शन होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों डेट सेम इसलिए होंगी क्योंकि जब भी हम पहला जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम कुछ ना कुछ पैसा लगाएंगे। तो पहली डेट वही होगी हमारी ट्रांजैक्शन की भी और बिजनेस स्टार्ट की भी, इसलिए दोनों डेट मोस्टली सेम होती है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस है जिसने अपना धंधा स्टार्ट करो 1 फरवरी 2020 से? ऐसा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते?
क्या मैं यहाँ पे 1 फरवरी 2020 नहीं, फरवरी से नहीं, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट होता है अप्रैल से ही मोस्टली होता है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। तो जस्ट बिकॉज बेटा फाइनेंशियल ईयर अगर अप्रैल से मार्च तक जा रहा है तो जरूरी थोड़ा है कि बिजनेस भी हमारा अप्रैल में स्टार्ट हो। हमने एनएससी की जब शुरुआत करी थी तो शायद वो महीना फरवरी मार्च था, सॉरी वो अप्रैल था, अप्रैल 20। तो उस टाइम पे तो हमने 20 अप्रैल किया था एक तरीके से। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि दोनों डेट अगर सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती, तो क्या कोई बिजनेस ऐसा है जो 1 फरवरी 2020 को शुरुआत कर सकता है? क्या 1 फरवरी 2020 यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? टैली के लिए तो नहीं डाल सकते भैया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बट डाल नहीं सकते, क्योंकि इसका जो ओपनिंग डेट होती है वो यही होती है पहली। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? सोचो जरा, कोई बिजनेस है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2020 से हुई, आप कह रहे हो कि वहाँ पे ओनर कैपिटल लगाता है, मान ली मैंने आपकी बात, ओनर ने बिजनेस की शुरुआत करी 1 फरवरी 2020 को कैपिटल लगाकर, तो 1 फरवरी 2020 बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होगा, उस डेट से बुक्स बिगिनिंग हुई है। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2020 अगर मैं डालता हूँ तो एक बार देख लेते हैं एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। करना चाहिए वैसे एक्सेप्ट। देखो ये एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डेट इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रही है, 19-20 के अंतर्गत, इसीलिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 फरवरी 2020 पे आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस कोई भी डेट को स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि 1 अप्रैल से ही होना चाहिए। जरूरी थोड़ा है कि बिजनेस करने का मेरा मन 1 अप्रैल से ही करे। कोई 20 को करता है, कोई 15 जून को कर सकता है, कोई 31 सितंबर, 31 सितंबर खैर होता ही नहीं, 31 जुलाई, 1 अगस्त, तो कोई भी डेट्स हो सकती है। पर फिलहाल हम सिंपल रखने के लिए चीजों को एक ही रखते हैं यहाँ पर। इस पूरी डिटेल्स को जब आप सेव कर देंगे तो सेव करने के आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी ऐसे टेली 9 के अंदर। अब फटाफट से आपको लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स बना के भैया एक क्वेश्चन था, हाँ मुझे लगा आपने ऊपर वाली डेट पूछी, तो क्या मेरा फिर ये क्वेश्चन बन गया, क्या ऊपर वाली डेट चेंज हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? डेट तो दोनों चेंज हो सकती है। आपका फाइनेंशियल ईयर अगर आप चाहो ना तो आप अप्रैल मार्च की जगह आप मार्च टू अप्रैल भी रख सकते हो, आप अक्टूबर टू सितंबर भी रख सकते हो फाइनेंशियल ईयर। बट ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रख सकते हो तो क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा मत बोलना कभी भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। टैक्स के लिए नहीं करते, टैक्स की वो रहता है उसमें, अप्रैल टू मार्च की करते हैं हम। देखो अप्रैल टू मार्च रखने के पीछे जो रीजन है ना वो केवल ये है क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार जो ऑडिट होता है उसके लिए टाइम पीरियड यही होता है। पर ऐसा नहीं है यार, कोई भी बिजनेस चाहे तो अक्टूबर से सितंबर में अपना फाइनेंशियल ईयर रख सकता है। वो बात अलग है कि उसको ऑडिटिंग के लिए अपनी बुक्स को मार्च में क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि वो 2 बार अपनी बुक्स क्लोज करेगा, 2 बार बैलेंस शीट क्रिएट करेगा। एक करेगा अपने खुद के पर्सनल के लिए जो उसका तरीका है अक्टूबर से सितंबर तक, और एक है बिजनेस के ऑडिटिंग के लिए कि कभी भी ऑडिट हुआ तो उसको मार्च की क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोई बिजनेस कोई बाहर का बंदा ये नहीं मानेगा कि भाई तुमने सितंबर को क्लोजिंग करी है, यानी कि उसके लिए झंझट बन जाएगा। इसीलिए वो अप्रैल से मार्च लेके चलता है कि 2-2 बार क्लोजिंग कौन करे। क्लोजिंग करना भी आसान थोड़ी ना इतना। समझ में आ रहा है? यानी कि फाइनेंस आज हमने बहुत बेसिक लेवल की क्वेश्चनिंग करी। पहली बात तो ये है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल भी 31 मार्च हो सकता है, तो उसमें निकल के आया कि बिल्कुल हो सकता है, और चाहे तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट क्योंकि ऑडिटिंग के टाइम पे हमें दिक्कत होगी इसीलिए हम फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल टू मार्च ही लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेली 9 के अंदर सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री पास करने के लिए जो लॉजिक है वो ये है कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। ये 3 चीजें ये LGV का मतलब होता है लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स। लेजर का मतलब अकाउंट यानी कि खाता बनाना, ग्रुप्स का मतलब उन खातों को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना जिससे वो जाने जाएंगे, और वाउचर्स का मतलब एंट्री पास करना। तो LGV के तहत ही हम चलेंगे। अब हम यहाँ पर L यानी कि लेजर्स बनाएंगे। तो लेजर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्लाइड में गिवन है, तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से लेजर बनेंगे। इस ट्रांजेक्शन को देख के बताइए कौन कौन से खाते बनेंगे टेली 9 में। और कैपिटल का किसका? कैश और कैपिटल का। कैश और कैपिटल। बाकी लोग भी बताएं। दीपक भी कह रहा है कैश और कैपिटल। बेटा कैश का नहीं बनेगा खाता, कैश का तो बना बनाया होता है, भूल गए? मैं जानबूझ के फंसाता हूँ। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे जाकर आपको जो खाता बनाना है वो कैश का नहीं बनाना है, क्योंकि कैश का तो देखो बना बनाया होता है, तो केवल कैपिटल का बनाना है। फंस गए लल्ला जाल में। कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर आपको अमित कैपिटल का नाम देना है।
कंट्रोल ए कर दो। देखो टेली 9 पे यू बनेंगे लेजर आपके, कैसे यू। पहले खाते बना लो सारे के सारे। अगला खाता कौन सा है, हमें डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। या इस पे कौन सा खाता बनेगा जल्दी बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे खाता में बनाना है तो ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता बनाते वक्त आपको अकाउंट नंबर का ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर की जो लास्ट की 4 संख्या है ना वो 1020 है डियर। तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है, BOB 1020, क्योंकि जो बैंक का खाता है आपका उसमें जो एंड की 4 संख्या होती है वो वही आती है, जिससे क्लियर होता है कि कौन से बैंक के खाते की हम बात कर रहे हैं। रुचि, सदफ और साहिबा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। रुचि, सदफ एंड साहिबा, ठीक है। दीपक कश्यप, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो बेटा? अगर तुम्हें जवाब नहीं आता किसी भी क्वेश्चन का तो उसमें आप नो बोल सकते हो, आप नो लिख सकते हो, उसमें आप क्लास का टाइम क्यों वेस्ट करते हो? आप लोग, आपको उसी टाइम पे ध्यान रखना है इस चीज का कि और लोग डिमोटिवेट होंगे बट जवाब देने के लिए, और एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, दीपक कश्यप को भी आवाज आ रही है। BOB लिखने के बाद आपको एंटर करना है यहाँ पर। अब मुझे आप लोग बताइए कि एलियास क्या होता है। एलियास बताएंगे रोहित, बताइए बेटा एलियास क्या होता है। निक नेम, शॉर्ट नेम, यही होता है। बहुत बढ़िया रोहित, ऐसे जवाब देना। रुचि, सदफ, साहिबा, तुरंत माइक ऑन करके उसने बोला। रोहित बहुत फास्ट जवाब देता है, सौरभ रावत बहुत फास्ट जवाब देता है, बाकी आप लोग बहुत टाइम लगाते हो। साहिबा भी थोड़ा टाइम से दे देती है जवाब, बट ध्यान रखना। तो एलियास होता है निक नेम, शॉर्ट नेम या कोड। अब अंडर में जाएगा कौन सा, बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर ये लेजर बनता है। तो बैंक अकाउंट्स हमने डाला। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर तो पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ पर टैली ERP 9 में तो अकाउंट नंबर पूछता है, तो बताओ अकाउंट नंबर कहाँ डालेंगे। भैया कॉन्फ़िगरेशन F12 नहीं, F11 then F12। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जरा ध्यान से देखो सामने। मेलिंग डिटेल्स में। हाँ, पहले ही रोहित नायक ने अपना दिमाग बंद कर लिया, उसे लगा कि बाहर जाना पड़ेगा, पर उसे ये नहीं दिखा ये तो टेली 9 है, टेली 9 के अंदर इत्थे जाना है, इत्थे जाएंगे और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। कोई बता सकता मैंने कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की दवाई और पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की दवाई? कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+Alt+V। अब मैं स्पीड की एक्शन लूंगा, ठीक है, फटाफट से मैं एंट्री करता हूँ। मैं 5 एंट्रीज तक के लेजर क्रिएट करूंगा, उसके बाद में एंट्रीज को पास करूंगा। अब यहाँ पर हमें जो खाता बनाना है वो है स्टेशनरी का, तो बनाते हैं फटाफट से, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाइए। स्टेशनरी लिखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालिए और इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। चौथी एंट्री का लेजर देखते हैं, एक तो फर्नीचर और एक मिस्टर एक्स है, तो बनाते हैं इनको। फर्नीचर का खाता किस ग्रुप में जाएगा और मिस्टर एक्स का खाता किस ग्रुप में जाएगा? फर्नीचर का जाएगा जी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, कंट्रोल है, और मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर है। अब देखो इसमें टैली ERP 9 की तरह C लिखने के बाद R लिखने से क्रेडिटर नहीं आता है, आपको इसमें SUN ही लिखना पड़ेगा। SUN मतलब सूरज, सूरज मतलब सन। लीजिए जी, 4 एंट्रीज तक के लेजर तो बन गए। अब इसमें बनाना है, तो किसका लेजर बनाना है बताओ इसमें, आप बताइए इसमें जी, बताइए। कंप्यूटर और श्याम जी ट्रेडर्स। किसका दीपक? कंप्यूटर और श्याम जी ट्रेडर्स। बिल्कुल सही। कंप्यूटर का लेजर किस ग्रुप में जाएगा? रुचि, सदर, साहिबा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, आप जवाब नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट इफेक्टिव। सर फिक्स्ड एसेट में जाएगा। कोशिश करो आप माइक में बोलो आंसर को। फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल है। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कह रहा हूँ, श्याम जी ट्रेडर्स। तो श्याम जी ट्रेडर्स आपने यहाँ पे लिखा संडे सन्डी क्रेडिटर्स। अब ये मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको हम यस क्यों करते हैं? बताओ जी। बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है कोई भी। टाइम लिमिट होगी जो क्रेडिटर ने हमें दे रखी होगी। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड होता है बेटा वो तो,
मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल क्या होता है? एक्चुअली में इस ऑप्शन को यस करने की वजह से आप जो बैलेंसेस होते हैं उसको बिल बाय बिल मेंटेन करते हो, बस इतना ही था इसका मतलब। और क्या है, सेव करो इसे बिंदास। 5 एंट्री तक मैंने बोला था मैं लेजर बना के एंट्री पास करूंगा, तो देखते हैं कितना फास्ट ये काम हो पाता है, देखते हैं। चलिए एस्केप करके हमें जाना है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाते हैं एंट्री पास करने। ध्यान रखना हमेशा मास्टर्स लेवल पे केवल आपको लेजर्स वगैरह बनाने होते हैं। ट्रांजेक्शन में जाकर आप एंट्री पास करते हो, डेबिट क्रेडिट, और फिर रिपोर्ट्स देखते हो। यानी कि आपको हमेशा ये ग्रंथ ध्यान रखना है, लेजर, ग्रुप्स एंड वाउचर्स। लेजर का मतलब खाता, ग्रुप्स का मतलब जिसके अंडर वो खाता बनेगा, और वाउचर का मतलब जहां पर आप एंट्री पास करोगे। तो मेरा काम, इन तीनों में से मेरे कौन कौन से काम कंप्लीट हो गए हैं बताइए? लेजर, ग्रुप्स एंड वाउचर्स में से एलजीवी में से क्या कंप्लीट हो चुका है और अब क्या करना है? लेजर और ग्रुप लेजर कंप्लीट हो गए ना, लेजर एकदम सब आ जाइए करो माइक में बोलने के। ग्रुप में जाना है। ग्रुप सर लेजर कंप्लीट। लेजर भी कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप भी Ledger complete हो complete। चुका है। देखो ध्यान से, जब मैंने लेजर क्रिएट करा था तो मैंने ग्रुप भी तो डाला था। ये क्या ग्रुप ही था बेटा? ऐसा लिखा देखो, ये तो हमारा हो चुका है। तो लेजर्स ग्रुप के अंदर डल चुके हैं और वाउचर्स रह गए। तो वाउचर्स के लिए हम यहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स। बट बिफोर गोइंग टू अकाउंटिंग वाउचर, जस्ट टेल मी व्हाट इज वाउचर। वाउचर की डेफिनेशन जरा टाइप करना चैट बॉक्स में, हम भी देखें आपको कितना आता है। लेट्स सी जरा वाउचर की डेफिनेशन। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जब मैंने माइक में बोलने के लिए बोला होता है तब तो माइक में बोलता नहीं है कोई। अब चैट बॉक्स में टाइप करिए प्राइवेट मैसेज, वाउचर क्या होता है। आपके पास केवल 10 सेकंड है, फटाफट से कोई 10, 9, 8, 7, 6, 5, सदफ का आ गया आंसर, 4, 3, 2, 1, 0। तो सदफ और दीपक का आया टाइम से बस। तो सदफ और दीपक का ये पढ़ा जाएगा। सदफ कह रही है कि जहां हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दीपक कह रहे हैं जहां हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बड़े चोर है दोनों के दोनों। तो बिल्कुल सही। तो अब ये जो आपको सामने दिख रहा है, आपको इसी वाउचर में एंट्री पास करनी है। देखो ये वाला जो मोड है इसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। इस सिंगल एंट्री मोड के थ्रू आपको डेबिट और क्रेडिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे F6 दबाता हूँ, F6 दबाने से रिसिप्ट वाउचर आता है। तो ये जो सिंगल एंट्री मोड है एंट्री पास करने के लिए, ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको डेबिट क्रेडिट में दिक्कत होती है। तो देखो डेबिट और क्रेडिट में समस्या होती है, वो सिंगल एंट्री मोड का यूज करता है। सिंगल एंट्री मोड इतना सिंपल है, इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना। जिस खाते में आपको पैसा रिसीव हो रहा है उस खाते को, सिंगल एंट्री मोड में जिस खाते से आपको पैसा मिल रहा है उस खाते को यहाँ पर आप स्पेस बार दबाइए और लिख लीजिए। जैसे आपको पैसा मिल रहा है कैश से, तो आप कैश यहाँ पे डाल देना और रीजन यहाँ पे डाल दो जिस कारण से कैश मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो F5 करो और जिस कारण से आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पर कैश लिखो जो जा रहा है पैसा, और किस कारण से जा रहा है वो कारण यहाँ डाल दो। बहुत सिंपल है, और ये अकाउंटिंग का असली मीनिंग भी है अगर आप ध्यान से देखोगे। दोबारा बताने की कोशिश करो। अगर मैंने F6 दबाया तो रिसिप्ट वाउचर आ रहा है, तो पहले वो पूछेगा खाता, किस खाते में पैसा रिसीव हो रहा है। मैंने बोला कैश वाले खाते में रिसीव हो रहा है। फिर वो पर्टिकुलर्स पूछ रहा है। पर्टिकुलर्स का मतलब बताना कोई क्या होता है, चैट बॉक्स में टाइप करना जरा आंसर। पर्टिकुलर्स का आंसर टाइप करने के लिए चैट बॉक्स में आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है रीजन। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है रीजन, जिस कारण से ये खाता डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे किस रीजन से पैसा रिसीव हो रहा है। आपको स्पेस बार दबाना है, आपको दुनिया भर के यहाँ पे खाते दिख जाएंगे। स्पेस बार दबाते ही जो खाता आप यहाँ पे चूज करोगे उस खाते से आपको पैसा मिल रहा है। इतनी सिंपल है अकाउंटिंग पे। इसी प्रकार से अगर आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करनी है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाके F5 दबाना है। जिस खाते से आपके पैसा जा रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, उस खाते को यहाँ पर आप यूज करो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, और क्या किस कारण से आप पैसा दे रहे हो वो यहाँ पे लिखो। इतना सिंपल है देखो। तो अगर आप सिंगल एंट्री मोड से एंट्री पास करते हो तो मेरा सजेशन है सिंगल एंट्री मोड से आपकी एंट्री बहुत फास्ट हो सकती है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें।
यार एक तो लॉकडाउन चल रहा है, बर्गर खाने का इतना मन कर रहा है ना, सही में क्या करें, क्वारंटाइन हो गया पूरा। जी, जिस चीज को समझ में आ गया वो यस टाइप कर सकते हैं, जिनको नहीं आया समझ में वो नो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है, वी दबाना है। तो पहली एंट्री देखो ध्यान से, पहली एंट्री के अंदर ही ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा, धंधा स्टार्ट किया अमित ने अपना व्यापार, तो 10 लाख रुपए से उसने अपना व्यापार स्टार्ट किया, तो ये 10 लाख रुपए उसके बिजनेस के पास आएंगे। तो आपको यहाँ पर F6 दबाना है, रिसिप्ट यानी कि पैसा आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेट है ऊपर लिखी है 1 अप्रैल 2019, तो आपको 1 अप्रैल 2019 से लेके चलना है। यहाँ पर अकाउंट में आपको स्पेस बार दबाना है, ऐसे स्पेस बार दबाने के बाद आपको यहाँ पर कैश लेना है ऐसे, और फिर स्पेस बार दबा के आपको अमित कैपिटल लेना है। बस खत्म, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना। साहिबा समझ में तुम्हें? इतना सिंपल है, देखो टैली, फिर नरेशन डाल दो, सर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश, इतना सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना, जिस कारण से आपके पास पैसा आ रहा है वो कारण आपको पर्टिकुलर्स में डालना होता है, और जो आपके पास रिसिप्ट हो रहा है कैश या बैंक, वो आपको यहाँ डालना है। पहली एंट्री लो जी, हो गया पास। दूसरी एंट्री में चलते हैं। दूसरी एंट्री में कैश हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा, वो भी 70,000 कह रहा हूँ, 7 लाख रुपए। इसकी डेट है 2 अप्रैल। ध्यान रखना, जब भी आप 1 अप्रैल में खड़े हो और आपको 2 अप्रैल में पहुंचना है तो आपको F2 करके एंटर कर देना चाहिए। F2 करके ही एंटर करने से क्या होता है कि F2 करने से टैली को पता रहता है कि आपको नेक्स्ट डेट चाहिए, तो इसलिए वो पहले से बाय डिफॉल्ट आपको 2 अप्रैल दे देता है, बस आपको एंटर दबाना होता है। तो देखो तुरंत मेरा 2 अप्रैल यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसने बैंक में पैसा जमा करा, इसलिए ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी गाइस, ये बताइए जरा, ये वाली एंट्री कौन से वाउचर में होगी? दीपक रावत कह रहे हैं पेमेंट ज्यादा, मुझे लग रहा है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हैंग हो गया दीपक रावत। सौरभ रावत कह रहे हैं कॉन्ट्रा, बिल्कुल सही, कॉन्ट्रा वाले वाउचर में एंट्री पास होगी। कॉन्ट्रा वाले वाउचर इसलिए क्योंकि पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है। तो यहाँ पर हम F4 दबाएंगे। जैसे मैंने F4 दबाया तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर आ गया। जिस खाते में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ होता है वो खाता यहाँ पर आता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कौन सा खाता लेना चाहिए बताइए? यहाँ पर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा लेना है, कैश लेना है? बताइए, इस एंट्री को पढ़ो ध्यान से और फिर बताओ कि यहाँ पर हम कौन सा खाता लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैश? जो भी खाता भी आपको सामने दिख रहा है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मिस्टर कश्यप सेड बॉब, बहुत से लोग बॉब कह रहे हैं, तो उनकी जानकारी में के लिए मैं बता दूं, बॉब आएगा, बॉब ही लेना है, एंटर करना है। अब बॉब में देखो करंट बैलेंस में कुछ नहीं आ रहा है, खाली आ रहा है, नल्ला आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक भी रुपया नहीं है, एक भी रुपया हमारे खाते में नहीं है। अब हम स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ से कैश चूज करेंगे कि कैश की वजह से, ध्यान दो ना, हर बार पर्टिकुलर्स पे जाकर मैं रीजन बोलूंगा कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, कैश की वजह से बॉब का खाता बढ़ेगा। कितने रुपए से देखते हैं? अब देखो कैश का बैलेंस 10 लाख रुपए डेबिट दिखा रहा है, कितने रुपए से बढ़ेगा? 7 लाख। अब आप लोगों को बताना है ये करंट बैलेंस में जो अमाउंट दिख रहा है 10 लाख, ये 3 लाख हो जाएगा या 17 लाख हो जाएगा? मैं तो बहुत दिमाग खराब करने वाला हूँ आप लोगों का, सही है। एक एक चीज में क्वेश्चन पूछ के ऐसा कर दूंगा ना, इरिटेट कर दूंगा सही से। सपने में भी चिल्ला के बोलोगे भैया डेबिट क्रेडिट। सौरभ रावत कह रहे हैं 3 लाख, दीपक रावत ने 3 लाख पूरा लिख भी दिया, वाह। सदर पे 3 लाख, बिल्कुल सही, ये 3 लाख ही आएगा। 3 लाख रुपए आपका करंट बैलेंस में बचेगा, एंटर करके देख लेना। तो देखो यहाँ पर 3 लाख आ गया। 3 लाख डेबिट का मतलब क्या है कि अपने 7 लाख रुपए जब अपने कैश से निकाले तो बचे 3 लाख रुपए। नरेशन में डाल दो, बीइंग, इतनी फास्ट एंट्री होती है देखो, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, डन। 2 एंट्री समाप्त। तीसरी एंट्री पे चलते हैं। अमित ने स्टेशनरी खरीदी 1000 रुपए की, ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी? F5 करके पेमेंट वाउचर में चले जाओ। इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि हर एक चीज के लिए क्वेश्चन पूछना सही नहीं है। आपको मैं बहुत टाइम से टैली पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी रिवीजन करते रहना है
अपने पिछले टॉपिक्स का, प्रीवियस टॉपिक्स का, क्योंकि हमारा टैली बहुत पहले से चल रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो सारी चीज़ें रिवीजन में कवर करनी है। बेसिक चीज़ें मैं दोबारा से नहीं कराऊंगा, मुझे आगे बढ़ाना है। तो पेमेंट वाउचर हम इसलिए चूज करेंगे क्योंकि हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, और स्टेशनरी खरीदते वक्त पैसा जाता है तो पेमेंट, पैसा आता है तो रिसिप्ट, पैसा बैंक में जमा होता है तो कॉन्ट्रा, और उधार की एंट्री होती है तो जनरल। अब मैं इसके बाद इसको दोबारा नहीं बोलूंगा। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा खाता आएगा, बॉब या कैश। वाह, कुछ लोग तो बिल्कुल महान जवाब दे रहे हैं, तालियां उनके लिए जोरदार, जिन्होंने कहा स्टेशनरी आएगा यहाँ पे। मतलब ये तो सदियों में, 10 साल में एक बार देता है कोई ऐसा जवाब। एक मसीहा आया निकल के, उसका नाम था दीपक रावत, और उसने ऑर्गेनाइजर को मैसेज किया स्टेशनरी। ये तो इतिहास के पन्नों में छपेगा ये। और एक और मसीहा आता है निकल के, वो कहता है बॉब, BOB। इनके लिए तालियां भाई। अबे गधो, कैश आएगा यहाँ पर। स्टेशनरी हम पे कर रहे हैं कैश में। 1000 रुपये बैंक से पे करोगे तुम, इतना सी तो अमाउंट है वो। यहाँ पे कैश लेना है। डेट जैसे कि आप देख सकते हो 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए यहाँ बताइए, फटाफट से टाइप करो। 5 सेकंड आपके पास चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए। 1 2 3 4 5। वो कह रहा है ओनली हैव टू। ठीक है, स्मार्ट जवाब देना चाहिए। जब आपको लग रहा है ना टाइम कम है, मुझे जल्दी जवाब देना है, तो आपको फटाफट से लिखकर छोड़ देना है उसे। देखो बहुतों ने आधा लिख के छोड़ा है, F2 करके। बेटा F2 करके थोड़ा ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे दीपक रावत ने लिखा F2 एंटर, ये लिखना था आपको, F2 एंटर। देखो तुरंत 3 अप्रैल आ गया। अब आपको पर्टिकुलर्स में क्या डालना है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का खाता हमने बना रखा है, इसलिए यहाँ पे स्टेशनरी आ जाएगा। इस कारण से हमारे पास से पैसा जा रहा है। आप यहाँ पर 1000 रुपये जैसे मैं लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आप बताइए यहाँ पर कैश का करंट बैलेंस कितना हो जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब 10 सेकंड आपके पास। 1000 को एंटर करते हैं, यहाँ पर कितना बैलेंस आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। स्मार्टली जवाब देने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे रोहित नायक ने पूरा का पूरा अमाउंट लिखा, और दीपक कश्यप ने छोटा अमाउंट लिखा, और उसे जानबूझ के उसने LKH लिखा। वेरी गुड दीपक, आपने अपनी व्हाट्सएप की स्किल्स यूज करी। तो यहाँ पर आपको अपनी व्हाट्सएप स्किल्स यूज करनी है। और कुछ लोग तो 2.99 लाख लिख रहे हैं, पता नहीं शायद ये सही बता रही है। 2.99 लाख नहीं है इसका आंसर, यार इसका आंसर होगा 2,99,000। हाँ सही है, सही, सॉरी नहीं गलत। तो ये बड़ा क्यों है बैलेंस? ये तो 3,01,000 हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, ये बैलेंस बड़ा क्यों कैश का हमारा? डेबिट कर दिया आपने? मैंने क्या डेबिट किया? ये कैसे हो सकता है यार? कैश डेबिट कर दिया आपने? एक सेकंड, पैसा तो कम होना चाहिए। 3 अप्रैल की बात चल रही है, हमने कैश लिखा, एंटर किया, 3 लाख दिखा रहा है, गुड। स्टेशनरी लिया 1000 रुपीज, एंटर। अब ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप एंट्री सेव कर लोगे तो एक बार आपको थोड़ा सा एस्केप भी कर लेना चाहिए। देखो अगर अभी हम करंट बैलेंस की बात नहीं करते तो भी हम फंस जाते हैं। करंट बैलेंस में 2,99,000 रुपये आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इतना पैसा हमारे पास कैश का पड़ा हुआ है। बीइंग स्टेशनरी परचेज बाय कैश, हमने स्टेशनरी का सामान ले लिया। 3 एंट्री के बाद चौथी एंट्री पे बढ़ते हैं। परचेज कर हमने फर्नीचर मिस्टर एक्स से। आपके पास 5 सेकंड है शॉर्टकट की चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए। जिस शॉर्टकट की का यूज करके एंट्री होगी वो 5 सेकंड शुरू होते हैं। अब 5 4 3 2 1 0। तो जवाब है इसका F7। F7 वाले वाउचर में, यानी कि जनरल वाउचर में एंट्री पास होगी गाइस। अब F7 में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बाय और टू दिखाई देगा, बाय और टू, बाय और टू। ये जो बाय होता है ये डेबिट होता है, जो टू होता है ये क्रेडिट होता है। तो आपको अगर ये बाय और टू नहीं मांगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे दाएं तरफ F12 कॉन्फ़िगर का बटन मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। इस वाले बटन पे आप जाओ, इसको यस कर दो बस, और कंट्रोल ए कर दो, तो अब से आपको डेबिट क्रेडिट दिखेगा जनरल वाउचर में।
क्या करना था दोबारा देखो, F12 करके यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन को यस करना होता है। अब जनरल वाउचर के अंदर फर्नीचर एक खाता है और एक मिस्टर एक्स एक खाता है, इसका यूज करना है। तो फर्नीचर आपका डेबिट होगा और ये 4 अप्रैल को एंट्री करनी है, इसीलिए आपको इसमें F2 करके एंटर कर देना है और फर्नीचर आ जाएगा जी 10,000 रुपए का और क्रेडिट हो जाएगा कैश। एक सेकंड, आज जरा ये बताना कि इसमें मिस्टर एक्स बनेगा या कैश करेंगे क्रेडिट, ये बताइए आप लोग जरा। इस एंट्री में मिस्टर एक्स आएगा या फिर कैश आएगा, क्या मानना है आप लोगों का? खाली सर बस बैच खत्म कर रहा हूँ। सर खाना तो भी 10:30 बजे तक नहीं, 10 बजे तक नहीं, 10:30, 10:40, 11 बज सकते हैं। अरे उत्तराखंडी लोग थोड़ा सा लेट भोजन करते हैं ना, सूरज जल्दी आता है इसलिए। अरे 9 बजे करते हैं ना, अभी कर लेते हैं 9 बजे सेशन। कुछ खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है चलो, ठीक है सर मैं कर दूँ। हाँ जी, आप लोग कह रहे हैं मिस्टर एक्स आएगा, कोई कह रहा है कैश करेंगे। अब मेरी जानकारी के लिए समझ लो, देखो भले ही हम मिस्टर एक्स को पे कर रहे हैं 10,000 रुपए, बट गाइस इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टर एक्स को रिकॉर्ड जरूर करो, क्योंकि आपकी बुक्स में एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि हम किस सोर्स से हमने फर्नीचर खरीदा था। कल के दिन अगर ये 10,000 रुपए की कैश की ट्रांजेक्शन आपका ओनर देखेगा तो वो बोलेगा ये कैश पैसा किसको दिया आपने। इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि क्रेडिटर कौन था। इसीलिए आपको इस एंट्री इस ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री करनी चाहिए, जो अकाउंटिंग का नियम कहता है। नॉर्मली पहले आपने देखा होगा कि मैंने फर्नीचर टू कैश करवाया है, वो तो वैसे करवाया था जनरल एंट्री के लेवल पे, बट अब थोड़ा सा मैं डीप समझा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान समझो मेरी इस बात को। ये मैंने NSA के अंदर भी क्लियर करा था बोर्ड में इस टॉपिक को एक बार, कि जब आप परचेज करते हो किसी पार्टी से और इस पार्टी को एट द सेम टाइम पे कर रहे होते हो, तब आप उस पार्टी को क्रेडिट जरूर करो और पे की एंट्री भी करो। इससे उस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में हो जाएगा और आपके पास एक रिकॉर्ड होगा शो करने को कि मिस्टर एक्स इज दैट पर्सन whom we paid 10,000 रुपीज बाय कैश। इसीलिए आपको यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा नाम को इग्नोर नहीं करना है। मिस्टर एक्स लिख लो यहाँ पर, ये एंट्री कर लो और फिर यहाँ पर लिख दो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये लिख दो। और जब क्रेडिट लिख दिया तो उसी दिन 4 अप्रैल को आप पे भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप F5 कर दो। F5 करके स्पेस बार दबाओ, कैश लो और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या आएगा आप बताओ। सौरभ रावत कह रहे हैं नरेशन में भी मिस्टर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बट नरेशन आपको जब बैंक स्टेटमेंट कैश का वो देखोगे ना लेजर, तो उसमें नरेशन शो नहीं होती है। अगर मैं आपको कैश बुक दिखाऊंगा तो कैश बुक में आपको बस इतना दिखेगा कि फर्नीचर को पे करा 10,000 रुपए, और फर्नीचर इज नॉट अ पर्सन, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट का एक तरीके से एक्सपेंस है ना, इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना है कि पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। गाइस ये बताइए पर्टिकुलर्स में क्या आएगा यहाँ पर। सौरभ कह रहे हैं फर्नीचर आएगा। बेटा अगर मैंने फर्नीचर कर दिया तो फर्नीचर दोबारा खरीदने की एंट्री पास हो जाएगी, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर लास्ट में कुछ और डालना है। जरा बताओ भाई, रावत, कश्यप, नायक, सदफ, साइबर, रुचि, रावत, बताइए। यहाँ पर मिस्टर एक्स आएगा क्योंकि आपको मिस्टर एक्स को पे करना है ना पैसा, इसलिए आपको मिस्टर एक्स लेना है, सिंपल। तो यहाँ पर आपको MR.X यानी कि मिस्टर एक्स लेना है और अमाउंट डाल दीजिए 10,000 रुपये। जैसे आप 10,000 रुपये लिखेंगे तो यहाँ पर ये खत्म हो जाना चाहिए CR,
देखो ये CR आपका जो था वो खत्म हो चुका है, पूरा बैलेंस क्रेडिट का, और यहाँ से 10,000 रुपये आपके कैश अकाउंट से भी कम हो चुके हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझो, और नरेशन में डाल देंगे बीइंग कैश पेड टू मिस्टर एक्स। डन। तो अब फाइनली जरा डे बुक में जाकर देखते हैं अपने काम को। डे बुक में एंट्री देखने के लिए डी से डिस्प्ले, डी से डे बुक, तो 4 अप्रैल की एंट्री ही दिख रही है। अगर हमें पूरे साल की देखनी है तो हम ऑल्ट F2 करते हैं और स्पेस बार एंटर करते हैं। देखो जी, टैली ERP 9 के अंदर पहली, दूसरी, 31 तारीख को ही एंट्री हो सकती है, बट टैली 9 के स्पेक वर्जन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला सिनेरियो देने के लिए ही मैंने आपको टैली 9 का सॉफ्टवेयर बताया कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो अब 9 बज चुके हैं, ऑफिशियली अब क्लास में ओवर कर रहा हूँ। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको जर्नल एंट्रीज कॉपी में लिखनी है, 30 की 30 जर्नल एंट्रीज विद नरेशंस, और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना है अपना नाम टैग करके, और स्क्रीनशॉट जो लोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और टैली 9 का सेटअप डाउनलोड करके 5 एंट्रीज करनी है, केवल वो 5 एंट्रीज कर लेना अपने लेवल पे। फिर मंगलवार को मैं 6ठी एंट्री से लेके चलूंगा। ठीक है जी, तो अब सेशन में क्लोज कर रहा हूँ। जाते जाते अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जिसका मैं नाम लूँ वो साइन ऑफ करके अपनी अटेंडेंस देगा। तो मैं को पहले क्या करना है, एक्सेल खोलना पड़ेगा, NSE वाला रजिस्टर। दीपक कश्यप। Good evening, all of you. Thanks for this lovely session. See you on Tuesday. Bye. Take care. बहुत बढ़िया। दीपक रावत। Good night, everyone. See you in next class on Tuesday. रोहित नायक। Good evening, everyone. See you in next meeting. Thanks. रुचि। Good night, everyone. See you next class on Tuesday. सदफ। Good night, everyone. Take care of yourself. Bye-bye. साहिबा। Good night, everyone. See you next class. Good night. Bye. Take care. सौरभ। Good evening, everyone. This is Saurabh Rawat, and thanks for this lovely session. We'll meet you on next class Tuesday. Thank you. चलो बाय, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबके सब अपना डे बाय डे। चलिए अब आप साइन अप कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।